नमस्कार, आप सबका स्वागत है लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी हिंदी पर। मैं ललित यादव आप सबका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूं। चलिए तो क्लास स्टार्ट करने से पहले जो मेरे दोस्त मुझे नहीं जानते, मेरा नाम ललित यादव है। मैंने डबल एमए किया है लोक प्रशासन और राजनीति विज्ञान दोनों विषयों से। गोल्ड मेडलिस्ट रहा हूं, अपनी यूनिवर्सिटी में फर्स्ट पोजीशन पर रहा हूं। एमफिल किया है, वहां पर भी मैं गोल्ड मेडलिस्ट रहा हूं। बीएड किया है, सीटेट क्वालिफाई है, नेट क्वालिफाई है मेरा लोक प्रशासन और राजनीति विज्ञान दोनों विषयों से सेपरेटली मैंने नेट क्वालिफाई किया हुआ है। बाकी अगर आपको फ्री पीडीएफ चाहिए क्लासेस का तो ये फ्री पीडीएफ के लिए इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का नाम है अनअकैडमी ललित यादव की पाठशाला ऑफिशियल। अनअकैडमी ललित यादव की पाठशाला ऑफिशियल, फिर से बोलता हूं, अनअकैडमी ललित यादव की पाठशाला ऑफिशियल। यहां पर आपको सारे पीडीएफ भी मिल जाएंगे। आप डायरेक्टली मेरे से कांटेक्ट करना चाहते हैं, मेरे से गाइडेंस लेना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर सब चीजें मौजूद हैं, डायरेक्टली मेरे से कांटेक्ट कर पाएंगे। बाकी अगर आपको कंप्लीट कोर्स करना है, बहुत डिटेल से स्टडी करना है प्रॉपर मेंटरशिप के साथ, तो आप अनअकैडमी का कोर्स ले सकते हैं, क्योंकि अनअकैडमी के कोर्स के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जो आपको कहीं नहीं मिलेंगे। फॉर एग्जांपल, सबसे पहला बेनिफिट, एक सब्सक्रिप्शन लेने से, एक सिंगल सब्सक्रिप्शन लेने से आपको इंडिया के सारे टॉप टीचर्स की क्लासेस मिल जाएंगी। लगभग 150 प्लस एजुकेटर्स हैं अनअकैडमी पर, आपको सभी टीचर्स की क्लासेस का एक्सेस मिलेगा। आप उनकी कोई भी क्लास किसी भी टाइम देख सकते हैं। ठीक है, आप हिंदी इंग्लिश बाइलिंगुअल तीनों मोड में क्लासेस मिलेंगी एक ही सिंगल सब्सक्रिप्शन से, यानी कि तीनों का एक्सेस रहेगा, अलग से कुछ नहीं करना पड़ेगा, अलग अलग लैंग्वेज के लिए अलग अलग सब्सक्रिप्शन नहीं, एक ही सब्सक्रिप्शन से तीनों मिल जाएंगे। जो देखना है देखिए, लाइव और रिकॉर्डेड दोनों सेशंस अवेलेबल रहेंगे। आप जैसा सेशन देखना चाहते हैं देखिए, कितनी भी बार देखिए, ये सब फीचर्स अनअकैडमी पर हैं। और बहुत सारे रिजल्ट अनअकैडमी से रेगुलर होते हैं। देखिए हर साल 150 से भी ज्यादा 170-80 के आसपास रिजल्ट अनअकैडमी से हो रहे हैं। बहुत सारे टॉपर्स अनअकैडमी से पढ़ करके एग्जाम क्रैक करके निकल रहे हैं, तो आप भी उनमें से एक हो सकते हैं अगर आप तैयारी कर रहे हैं। अब जब भी अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं ना, तो आपकी मैं एक बहुत बड़ी हेल्प कर सकता हूं अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन में। हेल्प ये कि जब भी आप कोर्स लेंगे, जैसे अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन का ये प्लेटफॉर्म ओपन करेंगे, तो यहाँ पर आइकॉनिक प्लस लाइट 3 तरीके के कोर्स दिखेंगे। इन सब में मैं आपकी एक बहुत बड़ी हेल्प कर सकता हूं। क्या? जब भी आप कोर्स सेलेक्ट करेंगे तो आपको मैं फीस में डिस्काउंट दिलवा सकता हूं। डिस्काउंट के लिए कैसे होगा? आप जब कोर्स सेलेक्ट करते हैं तो यहां पर नीचे एक कोड डालने का ऑप्शन आता है, रेफरल कोड डालने का ऑप्शन आता है इधर। तो उस रेफरल कोड में आपको ये डालना है LYLIVE, इसको अप्लाई कर देना है, फीस में डिस्काउंट हो जाएगा। जो भी अनअकैडमी पर ऑफर चल रहा होगा वो ऑफर आपको मिल जाएगा। डिस्काउंट टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है, कभी 10%, कभी 20%, 25% भी होता है। कई बार आपको एक्सटेंड कोर्स 3 4 6 महीने एक्स्ट्रा मिल जाते हैं। बहुत सारे ऑफर्स आते हैं। जो भी ऑफर है सब ऑफर इस कोड से मिलेंगे। इसको कोड टू सक्सेस बोलते हैं। रीजन क्या? कि फीस में डिस्काउंट, इसके साथ साथ मेरी पर्सनल गाइडेंस मिलेगी। मैं अपने सारे स्टूडेंट्स को पर्सनली गाइड करता हूं, 1-on-1 गाइड करता हूं। देखिए आपकी कमियां क्या हैं, आपकी खूबियां क्या हैं, आपकी सिचुएशन को देखते हुए, आपकी कमियों को दूर करते हुए आपके लिए एक अलग से स्ट्रेटेजी बनाने की जरूरत पड़ती है। और वो एक टीचर ही कर सकता है, क्योंकि वो ज्यादा बेहतर तरीके से आपकी सिचुएशन को समझ सकता है, क्योंकि सबकी सिचुएशन एक जैसी नहीं होती है। तो इसलिए आपकी इस एग्जाम की तैयारी में एक टीचर का, एक मेंटर का होना बहुत जरूरी है। गाइडेंस मैं खुद देता हूं, बिना मैनेजर असिस्टेंट के देता हूं। और मेरा यही मानना है कि मैनेजर असिस्टेंट के माध्यम से गाइडेंस नहीं होती है। उनके माध्यम से गाइडेंस होती है तो फिर सब लोग आईएएस बन जाते हैं। आईएएस यूपीएससी का एग्जाम क्रैक करने के लिए टीचर की गाइडेंस चाहिए। तो मैं खुद ही गाइड करता हूं। आप जब भी मेरे से कॉल करेंगे, कॉन्टेक्ट करेंगे, आपकी डायरेक्ट बात, सीधी बात मेरे से होगी। मेरी टीम सोशल मीडिया पर, बाकी जगह पर रिप्लाई करती है, लेकिन कॉल करते हैं तो मैं ही रिसीव करता हूं, और कॉल बैक भी मैं करता हूं। हाँ, कई बार लेट जरूर हो जाता है, क्योंकि इतने सारे बच्चों के साथ मैं बात कर रहा हूं, क्लासेस भी ले रहा हूं। तो आपको चिंता नहीं करना। आप जब भी कॉन्टेक्ट करेंगे विद इन 24 to 36 आवर्स, 36 घंटे के अंदर अंदर मैं आपको वापस करूंगा कॉन्टैक्ट, और आपकी डायरेक्ट बात मेरे से हो जाएगी। आपको मेरे से गाइडेंस लेनी है, अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना है, जो भी चीज जानने आप बिंदास मेरे से बात कर सकते हैं। सब्सक्रिप्शन लेना है तो कॉल जरूर कर लेना। सब्सक्रिप्शन लेने से पहले मेरे से एक बार कॉन्टैक्ट जरूर कर लेना, क्योंकि बिना रेफरल कोड के कोई फिर बाद में आपको जब गाइडेंस नहीं मिलती तो फिर परेशान हो जाते हैं बहुत सारे की बच्चे की, सर हमने तो ऐसे ऐसे ले लिया लेकिन अब क्या करें। तो फिर उसके बाद हम भी कोई सपोर्ट नहीं कर पाएंगे। इसलिए पहले ही समझदारी से आना है, LY लाइव कोड लगा करके सब्सक्रिप्शन लेना है। हर हफ्ते एक नया बैच शुरू होता है। फाउंडेशन बैच अनअकैडमी पर शुरू हो चुका है, बिल्कुल बेसिक से एकदम जीरो से। आप ईएमआई पर भी सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, मंथली बेसिस पर भी सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, यानी कि आपको एक साथ पूरा पैसा देने की भी जरूरत नहीं है। और आपके पास अगर पैसा नहीं भी है
तो भी मैं आपको एजुकेशन लोन से सब्सक्रिप्शन दिला सकता हूं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अपनी गारंटी पर आपको मैं एजुकेशन लोन दिला दूंगा, चाहे आपके अकाउंट में एक भी रुपया ना हो। ठीक है, फ्री तो नहीं करा सकते हैं क्योंकि हमारा नहीं है, हम भी एज ए टीचर पढ़ाते हैं, लेकिन मेरी तरफ से जो हेल्प हो सकती है मैं आपकी हेल्प करा दूंगा। ठीक है, आप मेरे से कॉन्टेक्ट कर लेना, जितनी हेल्प बन पाएगी पूरी हेल्प करेंगे, ये मेरा आपसे वादा है। कॉन्टेक्ट करने के लिए मैंने आपको बता दिया, टेलीग्राम चैनल अनअकैडमी ललित यादव की पाठशाला ऑफिशियल, अनअकैडमी ललित यादव की पाठशाला ऑफिशियल ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर सब चीजें, सारी डिटेल्स मिल जाएंगी, डायरेक्ट मेरे से कॉन्टेक्ट कर पाएंगे। ये कुछ मेरे एरियाज हैं जो मैं पढ़ाता हूं, तो इनकी क्लासेस भी आपको मिल जाएंगी। यूट्यूब पर आप मेरे नाम से सर्च करेंगे तो बहुत सारी क्लासेस आपको मिल जाएंगी। ये टेलीग्राम चैनल है, ये कोड है, इस कोड को याद रखिएगा, LYLIVE, और क्लास को लाइक शेयर करते जाना है, एकदम बिल्कुल हाई जोश के साथ क्लास में एंट्री करनी है। अब क्लास लंबी चलेगी, ये एक बेसिक इंफॉर्मेशन थी जो मैंने आपको बता दी, एक हाई जोश के साथ रहना है। अनअकैडमी का कोर्स जब भी लें, कोड याद रखिएगा, LY लाइव लगाना है, मेरे से बात कर लेनी है, तो एकदम हाई जोश बताने सब दोस्त कैसे, हाउ इज द जोश, आंसर आना चाहिए हाई सर, हाउ इज द जोश। एक हाई जोश के साथ सब लोग आंसर दीजिए और सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। चलिए तो मैं सेशन स्टार्ट करता हूं एकदम। विश्व युद्ध था, ठीक है, जो दूसरा विश्व युद्ध हुआ, अब इस दूसरे विश्व युद्ध के बाद पूरा विश्व दो गुटों में बट गया। एक जिसमें अमेरिका था, या जिसको हम यूएसए बोल सकते हैं, यूएसए बोलते हैं, ठीक है। दूसरा जिसको हम सोवियत संघ बोलते हैं, सोवियत संघ। अब इन दोनों के बीच में लगभग 45 सालों तक एक आपसी तनातनी चलती है, काफी कड़वाहट भरी जिंदगी रहती है, तनावपूर्ण रिश्ता रहता है, जिसके साथ मान लीजिए आपका कई बार लड़ाई झगड़ा हो जाता है, पति पत्नी के बीच में थोड़ा पंगे हो गए आपस में, फिर दोनों के बीच में तनाव, जो टेंशन क्रिएट होती है, वैसे तनाव वैसे टेंशन यहां पर थी, तनावपूर्ण संबंध रहा। 1991 में आकर के सोवियत संघ का विघटन हो जाता है, ये टूट जाता है, टुकड़ों में बट जाता है। अब विश्व में एकमात्र महाशक्ति बच गई, दादा बच गया अमेरिका, और ये बन गया यहां का डॉन, है ना। मुझको पहचानो, मैं हूं कौन, मैं हूं डॉन, मैं हूं अमेरिका। अमेरिका विश्व का बन गया दादा। अब एकमात्र महाशक्ति बच गया। अब मुद्दा यह था कि क्या इस एक महाशक्ति को ही पूरे विश्व पर दादागिरी करने देना चाहिए? क्या कोई ऐसा नहीं है दुनिया में जो इस महाशक्ति की दादागिरी को कम कर सके, उसको चुनौती दे सके, टक्कर दे सके, बराबरी कर सके? आप कहोगे सर चाइना, चाइना अभी उभर रहा है, अभी समय लगेगा, वो निकल करके आ रहा है, वो ग्रो कर रहा है, अभी भी बराबरी में नहीं आया है, अभी चल रहा है। लेकिन कुछ और भी चीजें ऐसी हैं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, यह महसूस किया गया कि अकेले दम पर तो अमेरिका के साथ टक्कर नहीं ली जा सकती, लेकिन अगर संगठन बना लिए जाएं तो संगठन बना करके तो हम अमेरिका को चुनौती दे सकते हैं, उसके साथ सौदेबाजी कर सकते हैं, प्रेशर बना सकते हैं। तो 1990 के बाद जो अंतरराष्ट्रीय संगठन थे, उन अंतरराष्ट्रीय संगठनों का महत्व जो है वो बहुत तेज गति से बढ़ा। हालांकि बहुत सारे संगठन शीत युद्ध के दौर में ही बनने शुरू हुए, जिनकी हम चर्चा करने वाले हैं, यूरोपियन संघ, आसियान, सार्क, ये सब शीत युद्ध के दौर में बने थे। लेकिन इनकी वास्तविक महत्ता जो है 1991 में सोवियत संघ के विघटन के बाद से सामने आने लगी, और ये एक विकल्प प्रदान करने लगे अमेरिका के बदले विश्व के दूसरे देशों को कि वो व्यापार करें तो उसके साथ भी कर सकते, जरूरी नहीं है अमेरिका के साथ ही करें, है ना। एक ही दादा रह गया, एक ही पावरफुल शक्ति रह गई अमेरिका, तो इसकी तो कोशिश यही रहती थी ना कि पूरे विश्व में जितने भी देश हैं सब इसी से ही बिजनेस करें, व्यापार करें, इसी के अनुसार चलें। लेकिन कई सारे अंतरराष्ट्रीय संगठन ऐसे उभर करके आए, जैसे यूरोपियन यूनियन और आसियान, खास करके ये दोनों, इन्होंने पूरे विश्व को अमेरिका का विकल्प दिया। इन्होंने कहा कि भाई तुम्हें जरूरी थोड़ी है तुम सारा बिजनेस यहीं से करो, हमसे भी करो, हमसे करोगे तो फायदे में भी रहोगे, मेल मिलाप के साथ रहेगा, और हम तुम्हारी आंतरिक संप्रभुता के ऊपर छेड़छाड़ भी नहीं करेंगे, हस्तक्षेप भी नहीं करेंगे। तकनीक के मामले में बताओ, जो क्या ऐसी चीज हमारे पास नहीं है जो अमेरिका के पास हो? अमेरिका केवल हथियारों के मामले में एकदम आगे था, सबसे आगे हथियारों के मामले में। बाकी और जितनी भी चीजें हैं, उन सभी चीजों के मामले में बाकी देश, आसियान और यूरोपियन यूनियन, बहुत तेज गति से विकसित होकर के आए थे। जर्मनी, जापान, ठीक है, इस तरीके के देश तकनीक के मामले में अमेरिका से कहीं आगे निकलने लग गए थे।
इसीलिए 1980 का दशक का आपको याद होगा, 1980s में आपको याद है 1900 या एग्जैक्ट ईयर अगर मैं आपको बताऊं तो 1979, 1979, इसमें सोवियत संघ ने अफगानिस्तान में हस्तक्षेप किया था। और जैसे ही हस्तक्षेप किया तो जो लगभग 15 वर्षों से दितांत की अवस्था चली आ रही थी, 15-16 वर्षों से शांति की अवस्था चली आ रही थी, अमेरिका ने उसको त्याग दिया। अमेरिका ने कहा कि सोवियत संघ तो हमलावर है, युद्ध करना चाहता है, तो हम अब शीत युद्ध दोबारा से शुरू कर रहे हैं। नया शीत युद्ध प्रारंभ हो गया था। दोबारा से अमेरिका ने कहा कि हथियारों की होड़ शुरू करो, हथियार बनाने शुरू करो। उसने बहाना लगाया, आरोप लगाया सोवियत संघ पर, लेकिन मुद्दा यह था कि अमेरिका एक मौका ढूंढ रहा था कि कैसे वो अपने आप को और मजबूत करे, क्योंकि उस दौरान तक यूरोप के कई सारे देश जैसे जर्मनी, फ्रांस, एशिया के कई सारे देश, चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, आसियान के कई छोटे छोटे इत्तु इत्तु से देश, वो तकनीक के मामले में इतने मजबूत हो गए थे कि अमेरिका को सीधी टक्कर देते थे। अमेरिका का सामान महंगा होता था और इनका सामान सस्ता होता था, तो तकनीक के मामले में, बाकी चीजों के मामले में ये बराबर अमेरिका को टक्कर देने लगे, उससे आगे भी निकल गए। अब बताओ, इतने सारे प्रतियोगी होंगे, इतने सारे ऑप्शंस होंगे किसी के पास, तो हर कोई अमेरिका के पास ही क्यों जाए, बाकियों के पास जाएगा। अमेरिका इसलिए अपनी पुरानी रणनीति पर आया कि हथियार बनाओ, जिन हथियारों के दम पर हमने पहला विश्व युद्ध में महाशक्ति बने, जिस परमाणु बम के कारण दूसरे विश्व युद्ध के बाद हम सुपर पावर बनकर के उभरे, एक बार फिर से हथियार बनाओ। और हथियार बना करके से काम नहीं चलेगा, उसको बेचना पड़ेगा। और बेचोगे कैसे? तो बेचने के लिए तो डर दिखाना पड़ेगा ना। तो उसको मौका मिल गया 1979 के अंदर, जब सोवियत संघ ने अफगानिस्तान में हमला कर दिया, तो उसने फिर से डर दिखाने लगा विश्व को कि देखो, सोवियत संघ अपनी हरकत से बाज नहीं आएगा, कभी भी हमला कर देगा तुम पर। और खास करके यूरोप के देशों को कहा, अपने ही नाटो के सदस्य देशों को कहा कि देखो, तुम्हारी सुरक्षा अगर करनी है तो हथियार खरीद लो चुपचाप हमसे। हथियार खरीद लोगे तो तुम्हारी सुरक्षा हो जाएगी, नहीं खरीदोगे तो देख लो, फिर सोवियत संघ है खड़ा है सर पे, कब्जा कर लेगा। तो हथियार बेचे उसने, फिर से पावरफुल बना हथियार बेच करके। इस पूरे प्रकरण में मेन चीज जो मेरा समझाने का मुद्दा था वो ये था कि तकनीक के मामले में अमेरिका को टक्कर मिलनी शुरू हो गई थी इसी 1960, 70, 80 के दशक से ही। तो 1991 में जब सोवियत संघ विघटित हुआ तो अमेरिका ऐसा नहीं था कि वो अकेला ही बहुत बड़ा दादा था। कई सारे संगठन, कई सारे देश ऐसे थे जो तकनीक के मामले में और भी कई मामलों में अमेरिका की टक्कर लेते थे। बस ये था कि अमेरिका एक तरफा अकेले दम पर यह काम करता था, बाकी सारे देश संगठन में करते थे। उन संगठनों को हम यूरोपियन यूनियन और आसियान बोलते हैं। हालांकि यूरोपियन यूनियन जो है वो मुख्य रूप से उसके अधिकतर देश अमेरिका के ही पिछलग्गू थे। अमेरिका के नाटो का जो संगठन था उसके सदस्य थे, लेकिन उनके अपने भी तो हित हैं, तो अपने हितों के देखते हुए उनका चीजें वो वर्क करते हैं। अब इसको समझिए, यूरोपियन यूनियन किस तरीके से आया, कैसे आया, इसको देखते हैं। ठीक है, सबसे समझते हैं। जब हम यूरोपियन यूनियन की बात करते हैं तो ये संगठन है दो, इन दोनों संगठनों के ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं। ये वर्ल्ड का मैप है, विश्व का मैप है, आप सब लोग देख पा रहे होंगे। ये इधर छोटे छोटे से जो कटे फटे से आपको निशान से दिख रहे हैं, ये आसियान के देश हैं, द्वीपीय देश हैं, ज्यादातर इसमें आइलैंड वाले देश हैं, भारत के बिल्कुल पड़ोस में यहां पर स्थित हैं। और ये भारत के जो सुदूरवर्ती पड़ोसी हैं, ये पूरा का पूरा यूरोप है, ये यूरोपियन यूनियन के अंदर है। यहां पर ब्रिटेन भी था, यहां पर देखिए ये ब्रिटेन है इधर, पहले ये यूरोपियन यूनियन का हिस्सा था, अब वो यूरोपियन यूनियन का हिस्सा नहीं है, तो इसलिए उसको हरे रंग में नहीं दिखाया गया है। हरे रंग का मतलब यूरोपियन यूनियन के देश। अब मुद्दा क्या था, मामला क्या था, माजरा क्या था, इसको समझते हैं यूरोपियन संघ का। ठीक है, सबसे पहले जब दूसरा विश्व युद्ध समाप्त होता है, ठीक है, तो दूसरा विश्व युद्ध समाप्त होते ही यूरोप के सामने सबसे बड़ी समस्या आती है, सबसे बड़ा सवाल आता है कि भाई क्या यूरोप को अपनी पुरानी दुश्मनियों को फिर से शुरू करना चाहिए या अंतरराष्ट्रीय संबंधों में सकारात्मक योगदान देना चाहिए। ठीक, क्योंकि 1945 तक यूरोपीय देश थे, उन्होंने बहुत ज्यादा बर्बादी झेली। कैसे झेली इसको समझिए, इसको मैं आपको बना करके दिखाता हूं, वैसे नहीं समझ में आएगा। एक बार फिर से आते हैं वर्ल्ड वॉर 2 पर। दूसरा विश्व युद्ध ये हुआ 1945 में समाप्त हो गया। ये दूसरा विश्व युद्ध 2 गुटों में लड़ा गया। जो पहला गुट था उसमें कौन था, उसमें यूएसए था, ठीक है, अमेरिका
सोवियत संघ था, सोवियत संघ था, ठीक है। इसके साथ साथ दो देश थे जो यूरोप के थे। यूरोप के जो दो देश थे वो कौन थे? एक था ब्रिटेन, जिन्होंने हम पर भी कब्जा कर रखा था, और दूसरा था फ्रांस। तो ये दो देश थे यूरोप के। एक दूसरा गुट था, इनको मित्र राष्ट्र कहा जाता था। दूसरा गुट जो था उनको धुरी राष्ट्र बोला जाता था। उनके अंदर कौन था? उनके अंदर था जापान। ये जापान था एशिया से, लेकिन यहां पर भी यूरोप के दो देश थे। एक जिसको बोलते हैं जर्मनी, जो कि हिटलर का देश था। हिटलर ने तानाशाही चलाई, खूब दादागिरी करी, जर्मनी को उसने शक्तिशाली भी खूब बनाया। और दूसरा था मुसोलिनी का इटली। इटली मुसोलिनी दोनों डिक्टेटर थे, इन्होंने इनको बड़ा पावरफुल बनाया। अब दूसरा विश्व युद्ध लड़ा जाता है, तो इस दूसरे विश्व युद्ध में आप देखेंगे एक आश्चर्यजनक चीज कि यूरोप के देश यूरोप ही आपस में टकरा रहे हैं। बाहर के कुछ केवल गिने चुने इक्का दुक्का देश, अमेरिका, सोवियत संघ, जापान, और सोवियत संघ भी है, ये ध्यान रखिए। आप मैप देखिए, पीछे मैप पर चलता हूं। ये सोवियत संघ जो है, इधर देखिए, ये पूरा एरिया सोवियत संघ का होता था पहले। अब ये यहां से, अब ये मध्य एशिया का एरिया बन गया इतना वाला। ये पहले सोवियत संघ का हिस्सा होता था, ये रूस है अब। तो ये सब सोवियत संघ का हिस्सा था। तो सोचो यूरोप के आधे हिस्से में सोवियत संघ भी पड़ता था। तो मामला मुद्दा क्या था कि पूरा युद्ध जो चला, मैक्सिमम युद्ध का जो केंद्र था वो यूरोप ही बना रहा। वही यूरोप जो सबसे ज्यादा विकसित था, सबसे ज्यादा महाशक्तियां जहां पर थी। एक समय था जब फ्रांस का दबदबा चलता था, उसके बाद ब्रिटेन ने लगभग 100 साल तक अपना दबदबा चलाया पूरे विश्व पर। उसी यूरोप के बीच में आपस में ही लड़ाई झगड़ा हुआ, पंगे हुए। यहीं पर ब्रिटेन, यहीं पर फ्रांस, यहां पर इटली, यहीं पर जर्मनी आपस में ही भिड़ पड़े। यहीं पर सोवियत संघ ये भी भिड़ रहा। तो दूसरे विश्व युद्ध का, युद्ध का अखाड़ा जिसको बोलते हैं ना, युद्ध का मैदान जहां पर लड़ाई लड़ी जाती है, अखाड़ा। तो अखाड़ा था यूरोप, यहां पर यूरोप इसका अखाड़ा था। और यूरोप में ही आपस में लड़ रहे। इनकी दुश्मनी पहले से चली आ रही थी। फ्रांस और ब्रिटेन ये आपस में इस युद्ध में दोस्त बने, लेकिन फ्रांस और ब्रिटेन भारत को लेकर के, भारत से पहले व्यापार को लेकर के एशिया के क्षेत्र में आपस में भी भिड़ते थे, ठीक है। ऐसे ही जर्मनी, इटली, ये दोनों तानाशाह, इसमें हिटलर आ गया, इसमें मुसोलिनी आ गया। दोनों का सपना कि हमारा ही देश सबसे बड़ा हो। तो ऐसे में उनकी प्रवृत्ति ऐसी बढ़ी कि हम विश्व विजेता बन जाएं। ये युद्ध हुआ। अब इस युद्ध के अंदर ये लोग क्या गए? हार गए। इनकी हो गई हार और इनकी हो गई जीत। इनकी हो गई जीत। लेकिन मजेदार बात क्या थी, समझिए, देखिए मेरे दोस्त, ये जीत कर भी हार गए। ये तो हारे हुए थे ही, ये तो हार गए। इनका तो अस्त व्यस्त विनाश हो गया एक तरीके से, है ना। जापान के ऊपर तो अमेरिका अपना पूरा कंट्रोल करके रखा, अपने अनुसार सारा उसकी व्यवस्था पद्धति बनाई, हिरोशिमा नागासाकी को तबाह कर दिया था। जर्मनी और इटली, इनको भी एकदम पूरी तरीके से पश्चिमी राष्ट्रों ने अपने कब्जे में लेने की कोशिश की। उसमें भी अमेरिका का ही कब्जा प्रमुख रहा। तबाह हो गए थे, बर्बाद हो गए थे। लेकिन इस युद्ध के अंदर ब्रिटेन और फ्रांस भी बर्बाद हुए। बर्बादी का यह आलम केवल दो देशों तक ही नहीं, यूरोप के दूसरी जो सबसे बड़ी महाशक्ति थी, जो ब्रिटेन और फ्रांस, वो कमजोर हो गई। युद्ध में इनके इतने सैनिक मरे, इतने हथियार इनके खत्म हुए, इन दोनों देशों को इतनी आर्थिक क्षति पहुंची कि कल्पना से परे था। भारत जो आजाद हुआ वो इसी के कारण आजाद हुआ, इसी सेकेंड वर्ल्ड वॉर का इस बड़ा योगदान था। क्योंकि दूसरे विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटेन, जिसने भारत के ऊपर कब्जा कर रखा था, उस दूसरे विश्व युद्ध में ब्रिटेन कमजोर हो गया था। युद्ध लड़ते 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 बहुत कम पावर खत्म हो गई थी। और बाकी के इसके जो दो ऊपर वाले देश थे, इनके साथ बिल्कुल उल्टा हुआ। शक्ति समीकरण बिल्कुल उल्टा हुआ। ये दोनों बन गए महाशक्ति। जो पहले महाशक्ति नहीं थे, दूसरे विश्व युद्ध से पहले सामान्य शक्तियां थी, इनके बराबर की शक्तियां थी। दूसरे विश्व युद्ध के बाद ये दोनों बन गए महाशक्तियां, और बाकी सारी की सारी बन गई कमजोर शक्तियां, पावरलेस शक्तियां। इसीलिए भारत भी छोड़ करके भागना पड़ा ब्रिटेन को। नहीं तो ब्रिटेन मजबूत वाला ब्रिटेन होता ना, तो भारत छोड़ करके भागने की उसकी मनसा थी नहीं। वो और काफी लंबे समय तक भारत में टिकना चाहता था। अब ये आपस में ही एक दूसरे के दुश्मन थे।
अब मुद्दा ये आया कि जब दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हो गया तो क्या करें? क्या आपस में हम अपनी दुश्मनी बनाए रखें? क्या एक दूसरे के साथ लड़ाई झगड़ा करते रहें? क्योंकि जर्मनी का तो विभाजन भी हो गया था, पूर्वी जर्मनी और पश्चिमी जर्मनी, बर्लिन की दीवार आ गई थी। और दूसरा इनके सामने एक विकल्प यह था कि भाई जो भूतकाल में हुआ वो गया, मिट्टी पाओ, लड़ाई लड़ाई माफ करो, डैश डैश साफ करो। गांवों में इस तरीके से या हमारे साइड में इस तरीके से कहावतें बोली जाती हैं। हालांकि उसको मैं स्पष्ट तौर पर नहीं बोल सकता, तो थोड़ा सा अभद्र भाषा लगेगी, लेकिन समझ गए होंगे आप सभी लोग इस तरीके का प्रयोग करते हैं। तो इनके सामने एक विकल्प यह था कि दोस्ती कर ले, पुरानी चीजें भूल जाएं, जो लड़ाई झगड़ा हुआ खत्म करो, मामला खत्म, अब एक साथ आगे बढ़ते हैं। अब एक साथ आगे बढ़ने के लिए क्या किया जाए? एक संगठन बनाना जरूरी था। अकेले दम पर तो विकास कर नहीं सकते थे। अब यहां से यूरोपियन यूनियन का कॉन्सेप्ट निकल करके सामने आता है। यह मामला है यूरोपियन यूनियन का, जहां से यूरोपियन यूनियन निकल करके सामने आता है। अब यहां पर इस मैप पर आ जाते हैं। यह मैप बड़े ध्यान से समझना। जब दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हुआ तो पूरा यूरोप दो भागों में बट गया था। एक पश्चिमी यूरोप, इस वाला जो एरिया है ना, जो आपको थोड़ा सा पर्पलिश टाइप का लग रहा होगा, ये एरिया जो था ये क्या था? पश्चिमी यूरोप। और जो यहां पर ये थोड़ा सा लाइट पिंकिश ऑरेंजिश और ग्रीन वाला एरिया देख रहे हैं ना आप, यहां पर ये वाला सारा एरिया था पूर्वी यूरोप, है ना। मैं इसमें लिख देता हूं, मैं एक दरार खींच करके आपको बता देता हूं। जर्मनी भी इसमें हिस्सा था, जर्मनी का भी एक हिस्सा टूटा हुआ था जो यूरोप के अंदर शामिल था, पूर्वी यूरोप के अंदर। इतने सारे क्षेत्र के ऊपर सोवियत संघ, उसकी विचारधारा का प्रभुत्व था, साम्यवादी विचारधारा। इधर का जो क्षेत्र था इसके ऊपर यूएसए का, अमेरिका का, अमेरिकी विचारधारा का प्रभाव था। अब यूरोप बर्बाद हो गया और यूरोप के साथ ही सोवियत संघ महाशक्ति बन गया और सोवियत संघ के कई सारे क्षेत्रों पर अपना प्रभाव था। अब ऐसे में अमेरिका को यह लगा कि भाई ये जो देश बर्बाद हो गए, जो पश्चिमी जर्मनी है, फ्रांस, ब्रिटेन और बाकी के जो और यूरोपियन देश हैं जो कमजोर पड़ गए युद्ध में, अगर इनको हम मदद नहीं देंगे तो ये जो शैतान है ना, ये राक्षस बोलते थे इसको, विकराल राक्षस, साम्यवाद था, उसका मतलब क्या था? विस्तार करते चले जाओ, तो ये दैत्य की तरह आता जाएगा और इनको निगल जाएगा। इन सभी देशों के ऊपर भी अपना कब्जा कर लेगा, कंट्रोल कर लेगा, क्योंकि सोवियत संघ रुकने वाला है नहीं। तो सोवियत संघ की बढ़ती हुई शक्ति को रोकने का एक ही तरीका हो सकता है कि ये जो देश थे जो कमजोर हो गए, इनको दोबारा से खड़ा किया जाए, पुनर्निर्माण किया जाए, मदद की जाए, पैसा पहुंचाया जाए। तो अमेरिका ने बिना किसी शर्त के यूरोप के पुनर्निर्माण के लिए प्रयास किए, पैसे दिया इनके लिए, और उसको बोला जाता है मार्शल प्लान। ठीक है, मार्शल प्लान के तहत यूरोप के पुनर्निर्माण के लिए पैसा दिया गया। अब ये मामला तो ये दिखाया तो ये गया कि हम यूरोप का पुनर्निर्माण कर रहे हैं, लेकिन उसके पीछे अमेरिका की एक गहरी साजिश भी थी। अमेरिका ये दिखाना चाहता था पूर्वी यूरोप के इन देशों को कि ये देखो, अमेरिका के साथ थे ये सवाले देश, तो अमेरिका ने इनको भर के पैसा दे दिया, इनका फिर से डेवलपमेंट करा दिया, विकास करा दिया, स्वतंत्रता आ गई। और तुम्हारे पास क्या है? कुछ भी नहीं, तुम्हारा उतना विकास भी नहीं हुआ, डेवलपमेंट भी नहीं हुआ। अगर तुम ये वाले देश, अगर तुम अमेरिका के साथ होते, अमेरिका के गुट में होते, तो तुम्हारा भी डेवलपमेंट होता। तो इन जो सोवियत संघ के प्रभाव वाले जो जितने भी देश थे, उसमें अमेरिका ने बड़ी चालाकी से गड़बड़ियां भी करवाई, राजनीतिक सत्ता पलट करवाना, षड्यंत्र रचना, नेताओं की हत्या करवाना, इसमें बड़ा खून खराबा वाला माहौल था उस समय, उन्होंने किया। और उनको यह दिखाने लगे बार बार कि साम्यवादी विचारधारा से उसके प्रभाव में काम नहीं चलेगा, अमेरिकी विचारधारा बहुत अधिक है, अच्छी है। तो इसी तरीके से चीजें चल ही रही थी। 1985 का 80 का दशक आते आते 1985 के बाद ये सारे देश साम्यवादी प्रभाव से मुक्त होते चले गए, सोवियत संघ के प्रभाव से मुक्त होते चले गए। 1991 में 1991 में खुद सोवियत संघ का विघटन हो गया, तो मामला ही खत्म हो गया। पूर्वी यूरोप और पश्चिमी यूरोप का जो विभाजन था वो समाप्त हो गया। अब ये एक यूरोप बन गया। एक यूरोप बन गया तो इन देशों ने भी, अधिकतर ने अमेरिका की व्यवस्था अपनाई, पूंजीवादी व्यवस्था अपनाई, और इन्हीं सारे देशों ने मिल करके यूरोपियन यूनियन नाम दिया 1992 के अंदर।
इससे पहले यूरोपियन समुदाय इनको कहा जाता था, जो 1945 के दूसरे विश्व युद्ध के बाद से बनाने की कोशिश की गई थी, और समय समय पर अलग अलग समय पर इनमें अलग अलग सदस्य देश जुड़ते चले गए। ये इसके संस्थापक देश थे, ठीक है, प्रमुख देश थे। बाकी समय समय के साथ साथ धीरे धीरे उसमें मिलते हुए चले गए। ये मामला था यूरोपियन संघ का, ठीक है। ये सब यहां पर लिखा हुआ है, ये आप पढ़ लेना बुक में, ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, इसलिए मैं रीड आउट नहीं कर रहा हूं। सेम मैंने बता दिया मार्शल योजना क्या थी, पुनर्गठन के लिए क्या प्रयास किए, मैप दिखाते हुए मैंने समझा दिया सारी चीजें। अब मुद्दे आते हैं कि कैसे कैसे क्या क्या की गई। 1948 में जो है यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना की गई थी। वो आर्थिक आधार पर एक दूसरे की मदद करने के लिए था, और यही प्रारंभ माना जाता है, प्रारंभ बिंदु माना जाता है, जहां से कहा जा सकता है कि यूरोपियन यूनियन के संगठन की शुरुआत हो गई थी। हालांकि नाम 1990 के दशक में आकर के यूरोपियन यूनियन के रूप में एकदम पुनर्गठित किया गया, लेकिन यहां से शुरुआत हुआ, एक संघ बनाया गया, आर्थिक सहयोग संगठन, और जिसके माध्यम से यूरोप ने आपस में एक दूसरे के साथ व्यापार बढ़ाना शुरू किया, अमेरिका के साथ व्यापार करना शुरू किया, क्योंकि विकास करना है, पैसा लाना है, तो पैसा कहां से आएगा, बिजनेस से आएगा, व्यापार करने से आएगा। तो यह मामला हुआ। फिर उसके बाद 1949 में यूरोपीय राष्ट्र परिषद जो है वो राजनीतिक सहयोग के लिए बनाई गई, क्योंकि यूरोप के देश थे, उनको समझ में आया ना, अमेरिका उनको गाइड कर रहा था, मार्गदर्शन दे रहा था, उनको समझ में आया कि भाई केवल आर्थिक सहयोग से ही मजबूत नहीं बनेंगे, राजनीतिक सहयोग भी करना पड़ेगा, आपसी लड़ाइयों को भूलना पड़ेगा, आपसी मदद करनी पड़ेगी, एक साथ जुड़ करके जाना पड़ेगा। तो इसीलिए ये सारी की सारी चीजें वहां पर चलती रही, और धीरे 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 अलग अलग समय पर कुछ ना कुछ चीजें घटित होती गई। जैसे 1957 में यूरोपीय इकोनॉमिक कम्युनिटी का गठन हुआ, ठीक है, यूरोपियन पार्लियामेंट आप देखोगे ये आया, है ना। अब मामला आ जाता है सीधे सीधे 1991 में, वहां पर आते। उसके बाद चीजें थोड़ी थोड़ी विकास कर रही थी, लेकिन एक उन्होंने कभी, यूरोपीय संघ ने कभी ऐसा नहीं सोचा था कि वो अमेरिका के बदले वैकल्पिक व्यवस्था विश्व के देशों को अपनाए प्रदान करेंगे। उस समय मुख्य रूप से यूरोपीय जो समुदाय था उसका मतलब था कि वो सब नाटो के सदस्य थे, मैक्सिमम इक्का दुक्का को छोड़ देते तो अधिकतर अमेरिका के गुट नाटो के सदस्य थे, अमेरिका के ही पिछलग्गू थे, जैसे अमेरिका कहता था वैसे ही ये लोग करते थे, इसी तरीके से चीजें चलती थी। तो उस समय तो इन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि कभी हम पूरे विश्व के सामने एक विकल्प के रूप में उभरेंगे व्यापार के मामले में या बाकी अन्य चीजों के मामले में, और हम अमेरिका की टक्कर देंगे। उस समय वो अमेरिका पर निर्भर था, लेकिन समीकरण बदला। समीकरण क्या बदला? 1991 में सोवियत संघ का विघटन हो गया। इसके विघटन से कई सारे नए नए राष्ट्रों का जन्म हुआ। पूर्वी यूरोप के जो देश सोवियत संघ के प्रभाव में तो वो पूरी तरीके से मुक्त हो गए उससे। तो ऐसे में इसके सदस्य संख्या बढ़ती हुई होने लगी, ठीक है। और 1992 में यूरोपियन संघ, जिसको हम यूरोपीय यूनियन बोलते हैं, वो ऑफिशियली आधिकारिक तौर पर उभर करके सामने आ गया, ठीक है। क्या हुआ? आधिकारिक तौर पर ऑफिशियली सामने आ गया। और ये ऐसा संगठन था जिसमें इन्होंने कहा कि भाई हम एक ऐसा संगठन बनाएंगे जिसमें आपसी मतभेद नहीं रखेंगे, लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे, प्यार मोहब्बत से रहेंगे, मजे करेंगे अच्छे से, ठीक है, और बिना किसी पंगे के रहेंगे, एक राष्ट्र के रूप में रहेंगे, एकजुट होकर के रहेंगे। अगर एकजुट होकर के रहेंगे तो हम सब बहुत ज्यादा डेवलप कर सकेंगे, विकास कर सकेंगे। ये एक नया कॉन्सेप्ट था। इस तरीके के संगठन इससे पहले इस कॉन्सेप्ट पर थे नहीं, जो यूरोपियन यूनियन वाला कॉन्सेप्ट था। आसियान ने भी हालांकि इसी कॉन्सेप्ट को अपनाया, लेकिन आसियान से बहुत पहले यूरोपियन संघ जो है इस कॉन्सेप्ट को क्रियान्वित कर चुका था कि सारे राष्ट्रों को मिला करके एक संगठन यूरोप के, और वो संगठन में आपस में कोई मतभेद ना हो, लड़ाई झगड़ा ना हो, सब मिलजुल करके काम करें, चींटियों के झुंड की तरह। चींटियों के झुंड को इन्होंने एक एग्जाम्पल लगा। चींटियों का झुंड समझते हैं? चींटियां होती हैं, एंट्स जिसको बोलते हैं। आप देखना वो ग्रुप में, समूह में काम करती हैं, कोई अपने आप को छोटा बड़ा नहीं समझती हैं। जिसको जो मिलेगा वो सब काम करती हैं, एक ही लाइन में एक साथ लगातार लगे रहते, काम करते रहते, सब अपना योगदान देते हैं, ठीक है। आफत आती है तो उनके झुंड पर एक साथ आफत आती है, वो हमला करते हैं तो एक साथ हमला करते हैं, ठीक है। तो ऐसी व्यवस्था यूरोपीय संघ के रूप में ये विकसित की।
इससे पहले इस तरीके की चीजों को विकसित करने के प्रयास किए जा चुके थे जो कि विफल रहे। कैसे विफल रहे, इसका सबसे बड़ा उदाहरण है गुट निरपेक्ष आंदोलन। गुट निरपेक्ष आंदोलन, जो नैम जिसको आप बोलते हो, 1960 के दशक में यह प्रारंभ किया गया। नेहरू, नासिर, टीटो, मिस्र, युगोस्लाविया, भारत, इनके 3 प्रमुख नेता, इन्होंने मिलकर के इसको प्रारंभ किया था। और ये संगठन जो है वो उस समय इतना प्रभावी सिद्ध नहीं हो पाया क्योंकि आपस में ही इनमें विश्वास नहीं था, तकरार थी, है ना, एकजुट होकर के कुछ काम नहीं कर पाए। तो संगठन तो बहुत बड़ा था, देश तो बहुत सारे थे, लेकिन इंपैक्टफुल इतना नहीं था। थोड़ा इंपैक्ट रहा, कुछ कुछ रहा, लेकिन इतना बहुत बड़ा विकल्प की एकदम मजबूत संगठन, टक्कर वाला संगठन जो किसी बड़ी महाशक्ति को टक्कर दे सके, ऐसा नहीं बन पाया। यूरोपियन संघ इससे सीख चुके थे, उनको समझ में आ चुका था कि ऐसे काम नहीं चलेगा, कुछ अलग करना पड़ेगा, कुछ ऐसा अलग जिससे हम अपना डेवलपमेंट और ज्यादा करें। इसीलिए इन्होंने क्या किया, समान विदेश और सुरक्षा नीति अपनाई कि अपने अपने देश की सुरक्षा नीति और वो तो थी, लेकिन एज ए होल पूरे यूरोपीय यूनियन के जितने भी देश हैं उन सभी के लिए एक एकीकृत सुरक्षा की नीति, ठीक है, विदेश नीति, व्यापार करने के लिए कि भाई हम देशों के साथ कैसे संबंध रखेंगे, उसके लिए एक समान नीति अपनाई। आंतरिक मामले, न्याय से जुड़े मुद्दे, इन पर सहयोग, एक समान मुद्रा। पूरे यूरोपियन यूनियन ने एक करेंसी अपने लिए पूरी की पूरी सभी राष्ट्रों में जो वैलिड हो, है ना, बार बार चेंज ना कराना पड़े, उसका प्रचलन को बढ़ावा दिया। हालांकि सारे सदस्य यूरोपियन यूनियन के सभी देश उसमें धीरे धीरे करके शामिल हुए, एकदम से शामिल नहीं हुए थे, लेकिन अब संख्या बढ़ती जा रही है। जैसे अब भारत से आप पाकिस्तान जाओगे तो भारत का रुपया पाकिस्तान में नहीं लेगा कोई आपसे, कोई गिने चुने दुकानदार हैं जो ले लेंगे तो एक्सचेंज करवा लेंगे बैंक में जाकर के, बाकी नहीं लेंगे। पाकिस्तान का रुपया जो है वो भारत में आकर के नहीं चलेगा। आप नहीं सामान खरीद सकते, ठेले पर जाकर के गोलगप्पे खाने हो और गोलगप्पे वाले भाई को जाकर के दे रहो, ये लो पाकिस्तान वाले 50 रुपए गोलगप्पे खाने हैं, वो ऐसा गाल पे ऐसा मुक्का मारेगा ना, गोलगप्पे जैसा मुंह जैसा हो जाएगा, नहीं करेगा। पाकिस्तान का नाम लेते कह देगा पाकिस्तान का पैसा लेकर के आ रहा है, नहीं देना, ठीक है। लेकिन आप यूरोप में चले जाओ और यूरोप के अधिकतर देशों के अंदर आप देखो, अधिकतर देशों में एक ही मुद्रा चलती है, यूरो चलेगी। आप यूरो लेकर के जाओ, एक देश में सामान खरीदो, दूसरे में खरीदो, तीसरे में खरीदो, हर जगह सामान चलेगी, समान मूल्य है उसका, अलग मूल्य भी नहीं है। आपने एक सुना होगा कहावत पैकेज का, घूमने फिरने के जो शौकीन लोग हैं उनको समझ में आता होगा, जो सैर सपाटा करना पसंद करते हैं, चलिए चलो घूम फिर करके आए, डीडीएलजे टाइप में आपने फिल्में देखी होंगी, घूमने जाते हैं तो यूरोपियन टूर होता है। यूरोपियन टूर क्यों करते हैं? क्योंकि एज ए यूरोपियन यूनियन, एक संघ के रूप में, वो पूरे सारे के सारे यूरोप के देशों में आने की एक्सेस आपको प्रदान कर देता है। केवल एक बार परमिशन लेनी है, किसी भी एक देश में एंट्री का, वीजा का, यूरोपियन संघ के रूप में आपको लेना है, फिर आप यूरोपियन संघ के जितने भी देश हैं उन सभी देशों में जा सकते हैं। सारे देश एक दूसरे के साथ सड़कों से, रेल मार्ग से जुड़े हुए हैं और पता भी नहीं चलेगा आपको कि कब आप यूरोप के एक देश से दूसरे देश में चले गए, क्योंकि ऐसी वाली बॉर्डर्स नहीं है वहां पर जैसी इंडिया पाकिस्तान की बॉर्डर देखते हैं, सैनिक खड़े हैं हथियार लेकर के एक दूसरे के खून के प्यासे, तारबंदी कर रखी है, लाइट लगा रखी है, सैटेलाइट से निगरानी रख रही है कि कोई घुस ना जाए। वहां पर तो आप कई सारे ऐसे घर देखोगे जिसमें घर के बीच से बॉर्डर निकलती है, सीमा निकलती है। अगर आप कहोगे तो मैं आपको मैं एक बार दिखा दूं, एक बार ये इंटरनेट पर मेरे को दिखाना पड़ेगा, 1 सेकंड का पेशेंस रखेंगे तो मैं आपको सर्च करके दिखा दूंगा, ठीक है। इसमें शायद कोई एक इमेज आ जानी चाहिए अगर हम बॉर्डर्स की बात करते हैं तो। इसको किस नाम से सर्च करें जिससे कि मैं आपको दिखा दूं? कई सारे थे, मैंने देखा था अलग अलग तरीके के। ये देखिए
इधर देखो, यहां पर देखेंगे तो आपको इधर देखने पर मिलेगा एक तरफ एस्टोनिया, ठीक है, इस तरफ लातविया, ये बॉर्डर होगी बस। जैसे आजकल गांवों में खेत बनाते हैं ना हम लोग, गांवों में खेत में भी इस तरीके से एक दूसरे को खेत को अलग करते हैं, ऐसे यहां पर किलो भैया एक देश ये एक देश ये। ठीक, दूसरा आपको मैं दिखाता हूं, और आपको मैं कुछ मैप दिखाता हूं। ये देखो जर्मनी और पोलैंड, इधर जर्मनी है इधर पोलैंड है, कहां पर बॉर्डर, कुछ नहीं, बीच में क्या पगडंडी, बस इस पगडंडी से, और ये इसका कलर से पता चल रहा है कि ये जर्मनी ये पोलैंड है, कोई वो नहीं। वो यूरोपियन यूनियन का कमाल था कि ये इस तरीके की बॉर्डर्स आई। और भी मैं आपको कुछ दिखाता हूं जो बहुत बेहतरीन बॉर्डर्स हैं, मैं आपको जो घर के अंदर से गुजरती हैं। ये देखो, ये बॉर्डर देखो, ये लाल रंग की सड़क किसी एक देश के लिए, ग्रे कलर की सड़क, इनके बीच से ये जो विभाजन है ये दूसरे देश का, अलग अलग देश यहां पर आ गए। तो ये दिखाते हैं कि इनमें विश्वास बहुत था एक दूसरे के लिए, ठीक है, विश्वास बहुत था। इसमें यूनिक लिख करके देखता हूं मैं, यूनिक बॉर्डर, या इसको लिखें घर के बीच से। ये देखो, ये मैं दिखाना चाह रहा था, इधर देखो, ये देखो, ये एक घर है, ये एक जगह है, इस घर के बीचों बीच से बॉर्डर जा रहे हैं। क्या यहां पर मिलेगा ऐसी बॉर्डर? ये देखो, थोड़ा बड़ा करके मैं दिखा देता हूं आपको, यहां पर देख लीजिए, ये देखिए, ये बेल्जियम है और ये नीदरलैंड है, और बॉर्डर क्या है, ये देखो प्लस का निशान, ये साइन जो है ये, और इसके बीचों बीच दरवाजा बना हुआ है। सोचो, ऑफिस बना हुआ है, एक ही घर में रहने वाले लोग एक टाइम में इधर चले गए तो बेल्जियम के में हो गए, इधर चले गए तो नीदरलैंड में हो गए। समझ रहे हैं? इस तरीके की चीजें हैं भारत में, और भारत के पड़ोसी देशों में इस तरीके की चीजें आपको मिलेंगी ही नहीं, है ना? या कोई भी संगठन अगर आप देखोगे तो वहां पर इस तरीके की चीजें नहीं है। ये चीजें आपको यहां पर देखते हैं। एक और थोड़ा सा टेक्नोलॉजी के मामले में हम भी थोड़े से हाथ कम ही है, जैसे ये हमने देखा, और भी मैं आपको दिखाता हूं। इसके साथ साथ कई सारे रेस्टोरेंट ऐसे हैं जिनके रेस्टोरेंट के बीचों बीच से सीमा निकलती है। ये देखो, ये थोड़ा सा क्लियर नहीं आ रहा होगा विजुअल, मैं आपको यहां पर दिखा देता हूं, ये थोड़ा क्लियर आए तो। ये देखो, यहां पर कुर्सियां लगी हुई हैं, एक रेस्टोरेंट है, एक होटल है, एक तरफ नीदरलैंड एक तरफ बेल्जियम, NLB, ये सीमा का निर्धारण है। इस तरीके से सीमा का निर्धारण है वहां पर भाई, जब हम यूरोपियन यूनियन की बात करते हैं। ठीक, तो यूरोपियन यूनियन ने एक विश्वास आपस में बनाया, और इस विश्वास के तहत आपस में इन्होंने विकास के लिए काम किया, एक सामूहिकता लाने की बात कही। हमारा जो सार्क नाम का संगठन है, जिसको हम बोलते हैं दक्षेस, वो विफल क्यों हुआ? उसका विफल होने का प्रमुख कारण यही तो था कि आपसी विश्वास नहीं था, एक दूसरे से दुश्मनी थी, सब बॉर्डर पर खड़े एक दूसरे के दुश्मन बन करके, जा ही नहीं सकते। और यूरोप में देखो, खुली बॉर्डर, एक देश की का वीजा लो, पूरे यूरोपियन यूनियन के देशों में घूम कर आओ, टूर पर जाओ, सारा का सारा। तो ऐसे में टूरिज्म बड़ा आसान हो गया, वहां पर विकास, लोग आने लगे। आसान रहा ना कि कोई देश, कोई व्यक्ति वो ब्रिटेन घूमने जाना चाह रहा है तो फ्रांस भी घुमाया, इटली घूमना चाह रहा है जर्मनी भी घुमाया, स्विट्जरलैंड भी घुमाया, एक ही 7-8 दिन के उसमें पैकेज में सब कई पूरे यूरोप का टूर माराया। लेकिन अगर कोई एशिया में घूमने आएगा, भारत आ रहा है तो भारत का वीजा अलग लेना पड़ेगा, पाकिस्तान जाना है पाकिस्तान का वीजा अलग लेना पड़ेगा, श्रीलंका का अलग लेना पड़ेगा, है ना, नेपाल का अलग लेना पड़ेगा, कौन आएगा यहां पर? लेकिन अगर ये सामूहिक रूप से होते तो पूरे विश्व का पर्यटन आकर्षित होता, लोग आना पसंद करते, व्यापार करना पसंद करते, बिजनेस करना पसंद करते, आसान प्रक्रिया होती। तो दक्षेस सफल नहीं हो पाया आपसी अविश्वासों के कारण, लेकिन यूरोपियन यूनियन आगे बढ़ने लगा। उसका रीजन जो था वो यही था कि ये आपस में क्या करने लगे, एक विशाल राष्ट्र राज्य की तरह काम करने लगे। यूरोपियन संघ जो है वो अब अलग अलग देश ना होकर के एक ही देश के रूप में काम करने लगे। वो विश्वास और वो मामला यहां पर आया। एक जैसी मुद्रा, अपनी अपनी मुद्रा है, ठीक है। एक और ध्यान रखिए, इसका झंडा भी एक ही है यूरोपियन यूनियन का,
इनका अपना राष्ट्रीय गान भी है, यूरोपियन यूनियन का स्थापना दिवस है, एक मुद्रा भी है। तो हर मामले में एक देश की तरह आगे। और यही बात थी, यही खूबी थी कि यूरोपियन यूनियन जब इस तरीके से रहे तो इसीलिए यूरोपियन यूनियन जो है अमेरिका के टक्कर का संगठन बन गया। अभी मैं आपको तुलना करके बताऊंगा कि सेना के मामले में, व्यापार के मामले में, किसी भी मामले में आप देखोगे तो यूरोपियन यूनियन अमेरिका के बराबर टक्कर का बिजनेस करता है, चीजें करता है। समय समय पर नए सदस्य आते रहे, जुड़ते रहे इसमें, ठीक है। जो भूतपूर्व सोवियत संघ के खेमे में थे 1991 में विघटन के बाद से ये लोग यहां पर जुड़े, ठीक है। ये देखो सेम फिर से हुई, ये 1993 के समय ये सदस्य थे, 1995 में इन्होंने ज्वाइन कर लिया, ठीक। 2004 के अंदर आप देखोगे ये सारे देश जो पहले सोवियत संघ के कब्जे में थे या उसके हिस्सा थे या उसके प्रभाव में थे वो भी आ गए। फिर बाद में 2007 में यहां से रोमानिया, बुल्गारिया और ये भी आ गए, ठीक। फिर येलो रंग का आप देखोगे यहां से 2013 में ये भी आ गया। और कुछ तुर्की जैसे देश ऐसे भी हैं जो अभी भी इसका हिस्सा बनने के लिए तैयार हैं, जो बनना चाहते हैं। तो समय समय पर यूरोपियन संगठन बढ़ता चला गया, विस्तार होता चला गया। देखिए गुटनिरपेक्ष आंदोलन भी चला था, लेकिन गुटनिरपेक्ष आंदोलन में अपनी इच्छा से कोई बड़ी महाशक्तियां शामिल नहीं हुई। वो गरीब राष्ट्र जो थे वो मजबूरी में अपनी जान बचाने के लिए आए हुए थे, ठीक है। लेकिन यहां पर अगर हम बात करें तो यहां पर विश्व के बड़े बड़े देश, महाशक्तियां, पावरफुल देश, वो भी चाहते हैं कि वो भी यूरोपीय संघ का हिस्सा बने। क्यों? क्योंकि यूरोपियन संघ का हिस्सा बन गए तो एक साथ एक देश, एक सुरक्षा, एक मुद्रा, व्यापार, हर मामले में बहुत फायदा उनको मिलने वाला है। यह चीज रहा। अब देखिए कैसे इस एकता ने यूरोपीय संघ को एक विकल्प बनाया, बहुध्रुवीय व्यवस्था लाने की कोशिश की, अमेरिका का विकल्प बना करके प्रस्तुत किया पूरे विश्व के सामने। इसको देखिए, सबसे पहला इसका आर्थिक, राजनीतिक, कूटनीतिक और सैनिक प्रभाव बहुत जबरदस्त है। अगर हम बात करें 2016 में दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी, सकल घरेलू उत्पाद 17,000 अरब डॉलर से था, जो अमेरिका के बराबर था लगभग। इसकी यूरो जो है ना, अमेरिकी डॉलर के प्रभुत्व के लिए खतरा बन सकती है। अमेरिका का डॉलर अगर किसी चीज से डरता है तो वो पाउंड और यूरो से डरता है बस। और विश्व की किसी मुद्रा से उसको खतरा नहीं है, क्योंकि बाकी सारी मुद्राएं उससे बहुत पीछे हैं। लेकिन डॉलर और यूरो, एक तो डॉलर की मान्यता पूरे विश्व में, आप कहीं पर भी जाओगे डॉलर चलता है। भारत में भी अगर किसी दुकान पर जाओगे, डॉलर दोगे, एक्सचेंज करा कर काम कर सकते हो, कोई भी एक्सेप्ट कर लेगा। बड़ी दुकानें हैं वो सब डॉलर ले लेती हैं, एक्सचेंज करा लेती हैं, ठीक है। तो ऐसी मान्यता जो सभी देशों में स्वीकृत हो, ऐसी मुद्रा तो यूरो थी, क्योंकि यूरोपीय यूनियन के इतने सारे देश थे, वहां पर यूरो चलती थी। तो जब इतने यूरो चलती है तो वो बिजनेस भी करते थे यूरो के अंदर, तो उसकी साख भी बहुत बड़ी थी। इनका सकल घरेलू उत्पाद भी अमेरिका के लगभग बराबर बराबर था। तो आप देखो कि व्यापार के मामले में, आर्थिक मामले में अमेरिका के बिल्कुल बराबर की टक्कर में है। अब ऐसे में समझो, इसको ध्यान से समझना, अब लोगों को विकल्प मिल गया ना कि एक तरफ अमेरिका और एक तरफ यूरोपियन यूनियन। आप जरूरी थोड़ी है कि आप अमेरिका के साथ ही व्यापार करो, आप यूरोपियन यूनियन के साथ भी तो व्यापार कर सकते हो। और यूरोपियन यूनियन के साथ व्यापार करने पर आपकी आंतरिक प्रभुसत्ता फिर भी थोड़ी बची रहेगी, इतना खतरा नहीं आएगा। अमेरिका के साथ व्यापार करोगे, बिजनेस करोगे, दोस्ती करोगे तो अमेरिका तो आपको ले डूबेगा, आपके ऊपर, आपकी प्रभुसत्ता के ऊपर कंट्रोल करता चला जाएगा। आपको अमेरिका के अनुसार कार्य करना पड़ेगा। यूरोपियन यूनियन के साथ आते हो तो एक तो इतने सारे देश, उन इतने सारे देशों के साथ आपकी दोस्ती हो जाती है, मित्रता हो जाती है, संघ है क्योंकि संगठन है कई सारे देशों का। और दूसरा ये आर्थिक रूप से बड़ा मजबूत है, मदद कर सकता है किसी भी मामले में, और बदले में अमेरिका जैसी कठोर शर्तें भी नहीं रखता है। हालांकि यूरोपीय संघ के बहुत सारे देश अमेरिका के ही पिछलग्गू हैं अभी भी, लेकिन उनका अपना खुद का अस्तित्व भी तो होता है भाई। अपने खुद का विकास करना भी तो हर कोई चाहता है, अपने क्षेत्र का विकास करना भी तो हर कोई चाहेगा। तो इनमें यह प्रवृत्ति भी देखने को मिलती है यूरोपीय संघ में। एक और चीज अगर हम बात करते हैं विश्व व्यापार में, तो बाकी के देशों ने इस चीज को समझा तो यूरोपियन यूनियन के साथ व्यापार ज्यादा होने लगा, और इसकी विश्व व्यापार में हिस्सेदारी अमेरिका से 3 गुनी ज्यादा है। इसके चलते अमेरिका और चीन से व्यापारिक विवादों में पूरी धौंस के साथ बात करता है।
देख लो, जो चीज मैं आपको बता रहा था कि विकल्प मिल गया तो लोग उनके साथ जाएंगे। तो एक तरफ अमेरिका जितना व्यापार करता है उससे 3 गुना ज्यादा व्यापार यूरोपियन यूनियन करता है। विकल्प दे दिया ना देशों को, बाकी देशों को विकल्प मिल गया कि अमेरिका के पास ही पैसा नहीं है, यूरोपियन यूनियन के पास भी, इसके पास भी मदद कर सकते हैं, इससे भी व्यापार कर सकते हैं। तो लोगों ने ज्यादा झुकाव दिखाया कहां पर? यूरोपियन यूनियन की तरफ। व्यापार उसका बढ़ा। और जब भी विश्व में वर्तमान समय की अगर हम बात करते हैं तो पूरे विश्व के व्यापार पर जिन 2 देशों का कब्जा है, जो अपने आप को बहुत ज्यादा बलशाली, बाहुबली टाइप के समझते हैं, वो है अमेरिका और चाइना, चीन। कोई भी मामला होता है, व्यापार करना होता है, अगर किसी को चीन के साथ व्यापार करना है तो चीन की शर्तों पर करना पड़ेगा। अमेरिका के साथ व्यापार करना है तो अमेरिका की शर्तों पर करना पड़ेगा। आप वहां पर जाकर के ऐंठ नहीं दिखा सकते कि भाई नहीं देखो, वी वांट टू डू बिजनेस विद यू बट वी हैव सम कंडीशन, टर्म एंड कंडीशंस, इफ यू एक्सेप्ट देम देन ओनली वी आर गोइंग टू डू बिजनेस विद यू, अदरवाइज गो टू भाड़। नहीं तो भाड़ में, ऐसी चीजें नहीं कर सकते हम, क्योंकि बाकी सारे देशों की मजबूरी है। अगर वो बिजनेस करना चाहते हैं चीन के साथ या अमेरिका के साथ तो उनकी शर्तों पर ही करना पड़ेगा। ठीक है, कोई भी देश अगर इन दोनों देशों के साथ बिजनेस करता है, या कोई भी संगठन, इवन आसियान भी या दक्षेस भी करता है, और भी एपेक कोई भी अगर लगा लो, तो उनको भी इनकी शर्तें माननी पड़ती हैं। लेकिन यूरोपियन यूनियन ऐसा संगठन है, एकमात्र ऐसा संगठन जिसके साथ खुद चीन व्यापार करना चाहता है, जिसके साथ खुद अमेरिका व्यापार करना चाहता है। इनकी इसकी जरूरत चीन को भी, अमेरिका को भी है। और जब भी व्यापार के मामले में बात आती है तो ना तो अमेरिका की चलने देता है, ना चीन की चलने देता है, बराबरी की रखते हुए करता है। बिजनेस में नुकसान नहीं होने देता यूरोपियन संघ अपने आप को, अदले का बदला बराबर है ना, जितना फायदा तेरा उतना फायदा मेरा, मेरे को नुकसान हो रहा है तो नहीं करना। तो बराबर की धौंस दिखाते हुए बात करता है ना, एकदम कद काठी में बराबर। उसका रीजन क्या रहा? क्योंकि ये एकता, एकजुटता, इनकी जो व्यवस्था, जो इन्होंने एकदम सिस्टम इन्होंने बनाया, वो सिस्टम इसमें काम किया। ठीक है, इसकी आर्थिक शक्ति का प्रभाव इसके नजदीकी देशों पर ही नहीं बल्कि एशिया और अफ्रीका के दूर दराज के मुल्कों पर भी है। वो तो होगा ही, क्योंकि उनके सामने विकल्प यही देश थे। ठीक, तो एक महत्वपूर्ण समूह के रूप में इसने काम किया। ठीक है, अगर हम बात करते हैं यूरोपियन यूनियन के सदस्यों की, तो यूरोपियन यूनियन जो था ना, अब ये मामला तो आ गया व्यापार का, इतना तो आपने देख लिया कि व्यापार के मामले में अमेरिका की टक्कर का है, विश्व को विकल्प दे दिया। अब मामला देख लेते हैं सैनिक शक्ति क्या है, हथियारों का भी मामला देख लेते हैं ना। मामला तो सैनिक प्रभुत्व का भी तो चलता है, और उसमें परमाणु बम का बोलबाला है। ऐसे में यूरोपियन यूनियन में, क्योंकि ये बुक थोड़ी सी पुरानी है तो इसमें लिखा हुआ है कि यूरोपियन संघ के 2 सदस्य ब्रिटेन और फ्रांस, ये सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य हैं। सिक्योरिटी काउंसिल अगर हम बात करें तो अब तो ये जो ब्रिटेन है, यूनाइटेड किंगडम है, ये यूरोपियन यूनियन से अलग हो गया है। ठीक है, तो यूरोपियन यूनियन का हिस्सा नहीं है। 2016 में 2016 में यहां पर ब्रेग्जिट हुआ था, इसको बोलते हैं ब्रेग्जिट। ब्रेग्जिट का मतलब एग्जिट, यूरोपियन यूनियन से एग्जिट कर गए, निकल गए हम, अब यूरोपियन यूनियन का साथ नहीं है। लेकिन एक दौर तो था 2016 तक कि सिक्योरिटी काउंसिल, यूएन की सिक्योरिटी काउंसिल समझिए, सुरक्षा परिषद की अगर हम स्थायी सदस्य की बात करते हैं तो 5 ही हैं। एक कौन है? यूएसए। दूसरा कौन सा है? रूस। तीसरा कौन सा है? चीन। चौथा कौन सा है? ब्रिटेन। पांचवा कौन सा है? फ्रांस। अब इनमें समझिए, अमेरिकी महाद्वीप का प्रतिनिधित्व, 2 अमेरिकी महाद्वीपों का प्रतिनिधित्व अमेरिका करता है। ठीक है, एशिया और यूरोप, उन दोनों का संयुक्त प्रतिनिधित्व, यूरेशिया जिसको बोलते हैं, वो रूस करता है। एशिया से, संपूर्ण एशिया का प्रतिनिधित्व चाइना करता है सिक्योरिटी काउंसिल में। या दूसरे शब्दों में यूं भी कह सकते हैं कि रूस और चीन एशिया का प्रतिनिधित्व करते हैं, लेकिन रूस क्योंकि उसकी बहुत बड़ी सीमा यूरोप के अंदर भी है तो उसको हम यूरेशिया के अंदर गिनते हैं। अब ऐसे में ये 2 ऐसे देश थे, ब्रिटेन और फ्रांस,
जो ना केवल यूरोप के सदस्य थे, यूरोप के तो थे ही, बल्कि यूरोप में एक संगठन बना यूरोपियन यूनियन, उस यूरोपियन यूनियन के सदस्य थे। तो सोचो, एक संगठन से दो देश, सुरक्षा परिषद, और विश्व के सारे महत्वपूर्ण मामलों को सुलझाने का काम सुरक्षा परिषद करती है, स्थायी सदस्य, और केवल एक ही संगठन, एक ही संघ, यूरोपियन यूनियन, इसके दो देश। तो दम तो था भाई, सैनिक मामलों में किसी भी विश्व के अंतरराष्ट्रीय स्तर पर किसी भी मामले को प्रभावित करने की शक्ति भी इनके पास थी। ठीक, अभी हालांकि ब्रिटेन अलग हो गया, लेकिन अभी भी है तो वो भी यूरोप में ही, लेकिन यूरोपियन यूनियन का एक समय 2016 से पहले सदस्य तो था। तो सैनिक शक्ति के मामले में, पावर के मामले में अमेरिका से पीछे नहीं थे, कम नहीं थे। और केवल सुरक्षा परिषद ही नहीं, परमाणु बम का भी बात कर लें, ये ध्यान रखिए, अगर हम परमाणु बम की भी बात करते हैं तो भी ब्रिटेन और फ्रांस, इसके पास भी परमाणु बम है, इसके पास भी परमाणु बम है। और जब यूरोपियन संघ बना था 2016 से पहले, ब्रिटेन भी उसका सदस्य था, तो उस समय एक ऐसी महाशक्ति, एक ऐसा क्षेत्र, एक ऐसा संगठन, एकमात्र ऐसा संगठन था विश्व का जिसमें दो देशों के पास परमाणु बम थे, और वो दोनों देश संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य भी थे। तो शक्ति के मामले में, हथियारों के मामले में पीछे नहीं है यूरोपियन संघ, बहुत दमदार पावर रखता है, बहुत शक्ति पावर जो है वो ये रखता है, ये चीज समझना है। इसीलिए यूरोपियन, इसीलिए कहा जाता है, ये वास्तविकता है, सच्चाई है कि यूरोपीय संघ अमेरिका समेत सभी मुल्कों की नीतियों को प्रभावित करता है। ठीक है, बड़ी से बड़ी महाशक्ति हो, चाहे अमेरिका हो, चीन हो, वो यूरोपियन संघ को इग्नोर नहीं कर सकती। यूरोपियन संघ के साथ उनके संबंध, नीतियां, व्यापार, इन सब के आधार पर उनकी नीतियां भी प्रभावित होती हैं। सोचो, अमेरिका किसी से प्रभावित नहीं होता, वो दूसरे देशों को प्रभावित करता है, उनकी नीतियों को प्रभावित करता है, लेकिन यहां पर यूरोपियन संघ वो अमेरिका की ही नीति को प्रभावित कर दे रहे हैं। तो कुछ तो बात होगी ही, है ना, दम तो है काफी, परमाणु बम है ना। अब इसका मामला समझिए, अब आपको लगेगा कि कैसे अमेरिका की नीतियों को कैसे प्रभावित करता है। सर एक उदाहरण देख करके समझाइए, बिना एग्जाम्पल के नहीं समझ में आता, तो एक एग्जाम्पल एनसीईआरटी ने दे रखा है, समझिएगा, इसको समझाते हैं। क्या है, ईरान का जो परमाणु कार्यक्रम था उसको समझते हैं। ठीक, ईरान के परमाणु कार्यक्रम से संबंधित अमेरिकी नीतियों को हाल के दिनों में प्रभावित करना इसका एक उदाहरण है। ठीक है, अगर इसमें हम बात करें तो एक चीज समझिए इसको, चीन के साथ मानवाधिकारों के उल्लंघन और पर्यावरण विनाश के मामलों पर धमकी या सैनिक शक्ति का उपयोग करने की जगह कूटनीति, आर्थिक निवेश और बातचीत की इसकी नीति ज्यादा प्रभावित साबित हुई है। चाइना में ह्यूमन राइट्स का बहुत ज्यादा वोलेशन है, आमतौर पर लोग स्वीकार नहीं करते चाइना का, क्योंकि वो वर्ल्ड के मीडिया के साथ जुड़ा हुआ नहीं है, इंटरनेट कनेक्शन, और उनमें देखोगे ना तो चाइना का अपना ही एक इंटरनेट है, अपना ही यूट्यूब के जैसा अलग से ट्यूब है, क्या है उसका सारा सिस्टम अपना है, तो वो उजागर नहीं हो पाती वहां की वो समस्याएं। वहां पर बहुत ज्यादा समस्या मानवाधिकारों की। चाइना सीधे की सीधे पूरे गांव के गांव को उड़ा देता है, इतिहास तक नहीं पता चलता लोगों का कि लोग जिंदा थे भी, कभी पैदा भी हुए थे। विकास के नाम पर इतने स्ट्रिक्ट एक्शन लेता है, और भी वहां के लोगों के पास उतने अधिकार नहीं है जितने भारतीयों के पास है। तो मानवाधिकार के मामले आते रहते हैं, वहां पर रहने वाले कुछ मुस्लिम समुदाय के लोगों के ऊपर अत्याचार लगातार चाइना में होता रहता है। ठीक है, तो सब चीजें होती रहती हैं। तो ऐसे मामले में मानवाधिकार हनन को रोकने के लिए उसके ऊपर कोई प्रेशर बना पा रहे ना, वो डरता नहीं है किसी से भी, लेकिन यूरोपियन संघ उसके ऊपर प्रेशर बना देता है। क्यों प्रेशर बना देता है? क्योंकि उसके साथ आर्थिक निवेश, व्यापार बहुत मोटा ताजा है, अच्छा खासा है। कूटनीति, चीन को भी यूरोपियन यूनियन की आवश्यकता है, तो वो कुछ मामलों में उसकी बात सुन लेता है, वो प्रभाव दिखाता है यूरोपीय यूनियन का, है ना। सैनिक ताकत के हिसाब से यूरोपीय संघ के पास दुनिया की दूसरे सबसे बड़ी सेना है, पूरे विश्व की दूसरी सबसे बड़ी सेना किसके पास? यूरोपीय संघ के साथ, सैनिक शक्ति के मामले में। तो देखो पावरफुल है, पावर होगी। ठीक है, कुल रक्षा बजट अमेरिका के बाद सबसे अधिक है। हालांकि रक्षा बजट में तो अमेरिका अभी भी बहुत ज्यादा है। अमेरिका तो मतलब मेरे को लगता है कि वो इतना पैसा फूंकता है कि उतने पैसे जितना उसका रक्षा बजट है उतना हमारा कुल बजट बनता है, उसी के आसपास हमारा कुल बजट बनता है, जो अमेरिका का केवल सेना के खर्चे के ऊपर होता है। और अमेरिका सेना के ऊपर खर्चे का मतलब है कि वो रिसर्च पे बहुत पैसा खर्च करता है, अनुसंधान पर बहुत पैसा खर्च करता है। इसीलिए उसके पास अत्याधुनिक हथियार आते हैं,
अत्याधुनिक अत्याधुनिक तकनीक उसके पास आती है, इसीलिए वो उसको बेच करके और पैसा कमाता है और शक्तिशाली बनता है। तो यूरोपीय संघ भी अपना जो रक्षा बजट रखता है ना, यूरोपीय संघ को किसी से खतरा नहीं है कि कोई उसके ऊपर हमला करेगा। उसका मैप देखोगे तो देखना, उसके सारे अड़ोसी पड़ोसी देश बड़े शांति प्रिय, प्यार मोहब्बत से आप एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं। कोई ज्यादा पंगा नहीं है, कुछ छुटपुट मामलों में कुछ होगा तो होगा, नहीं तो ऐसी समस्या नहीं है जैसे भारत पाकिस्तान, भारत बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, इनके बीच में समस्याएं आती है, कठिन समस्या नहीं है। उसके बावजूद इनका रक्षा बजट अमेरिका के रक्षा बजट के बाद दूसरे नंबर पर है। क्यों? क्योंकि इसका कारण यह है कि वो पैसा रिसर्च में लगाते हैं, शोध में लगाते हैं, नई नई तकनीकों की खोज में, नए नए अत्याधुनिक हथियारों को इन्वेंशन में, उन सब चीजों में लगाते हैं, है ना। देखोगे फ्रांस से हम भी काफी हथियार, अत्याधुनिक हथियार, प्लेन वगैरह हम लेते हैं, ठीक है। तो उसी का परिणाम है। ब्रिटेन और फ्रांस के पास परमाणु हथियार है, करीब 550 परमाणु हथियार। हालांकि ब्रिटेन अभी अलग हो गया है। ये देखो टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियर मिसाइल्स की अगर हम बात करते हैं कि किस किस के पास कितने परमाणु हथियार हैं, तो आप देखोगे यूएसए सबसे ज्यादा तो रूस के पास ही, पहले भी थे, अभी भी, वर्तमान में भी अगर हम बात करें तो रूस के पास ही परमाणु हथियार सबसे ज्यादा है। उसने बहुत बेतहाशा परमाणु हथियार बनाए थे। देखो रूस के विघटन का एक कारण जो था, वो कारण ये था कि वहां की जो सरकार है, वहां की जो सत्ता है, वो हथियारों की तरफ इतना अंधाधुंध दौड़ गई थी ना, इतना ज्यादा उसने पैसा लगा दिया कि लोगों का विकास नहीं हो पाया, अपनी जनता पे ध्यान देना ही बंद कर दिया, लोग त्राही त्राही करने लगे, परेशान हो गए थे। तो इसलिए विघटन होना था, इसीलिए विघटित हुआ भी जब उनको बाहरी सभ्यता के साथ उनका जुड़ाव हुआ, उनसे संपर्क हुआ। तो अभी भी सबसे ज्यादा है, और ये संख्या तो अभी की है। एक टाइम जो शीत युद्ध का दौर था 1970 और 80-85 से पहले का दौर, उसमें तो बहुत ज्यादा संख्या में थे, बाद में तो इन्होंने कम किए अपने परमाणु हथियारों को। इसके बाद फिर अमेरिका के पास मिलता है, फिर उसके बाद हम देखेंगे यहां पर देखोगे फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम, इन दोनों के पास 550 550 के करीब परमाणु हथियार है। यूरोपियन यूनियन के सदस्य देश थे, है ना। अब ब्रिटेन थोड़ा अलग हो गया। इजराइल के पास भी खूब सारे हैं, है ना। फिर यहां पर पाकिस्तान के पास भी 150 है, भारत से ज्यादा है पाकिस्तान के पास। चाइना के पास बहुत है, उत्तर कोरिया के पास भी 60 है। अब यही हाल पाकिस्तान भी करता है, पाकिस्तान बनाता जा रहा है परमाणु मिसाइल, परमाणु, कश्मीर हमारा है, कश्मीर चाहिए, है ना। उसके चक्कर में बम पे बम, बम पे बम, बम पे बम बनाए जा रहा है। क्या चार डालना है उसका? जनता भूखी मर रही है, जनता परेशान है ना, तंग है, दुखी है। मैं आपको ईमानदारी से बताता हूं, अगर आज भी वहां के नागरिकों को आज के समय यह विकल्प दे दिया जाए कि तुम क्या चाहते हो, यह बताओ, कि भारत जैसी सिस्टम तुम्हारे देश में लागू कर दिया जाए, मैक्सिमम लोग हाँ बोलेंगे कि हाँ ऐसा ही सिस्टम हमारे देश में होना चाहिए, वैसा ही सिस्टम होना चाहिए। क्योंकि वो अपनी व्यवस्था से तंग आ गए हैं, हथियारों के ऊपर बहुत ज्यादा पैसा खर्च करते हैं। भारत में 140, उससे कम है। हालांकि कुछ लोग कहते हैं कि भारत में भी ज्यादा है पाकिस्तान से, लेकिन हम भी ये स्वीकार करते हैं कि हम परमाणु बम बना ही नहीं रहे, आगे बना ही नहीं रहे। हमारे लिए हमें लगता है कि इतना बहुत है, एक ही परमाणु बम बहुत है पूरी दुनिया में अफरा तफरी मचाने के लिए। इतने सारे बना करके क्या करेंगे? अपने देश का विकास करना ज्यादा जरूरी है। तो जितनी हमारी सुरक्षा के लिए आवश्यक है वो हमारे पास है। बाकी इनकी जब कभी परमाणु बम, परमाणु युद्ध होगा तो इनकी यूज नहीं पड़ेगी, इतने परमाणु बमों की जरूरत पड़ेगी नहीं। 7, 8, 9, 10 परमाणु बम काफी रहेंगे। सभी एक दूसरे के ऊपर 4-5 छोड़ेंगे, पूरा विश्व तबाह, खत्म, मामला खत्म। तो यूरोपियन यूनियन की बात कर रहे थे कि यूरोपियन यूनियन के यहां पर ये जो देखोगे तो ये 2 देश आपको देखने को मिलते हैं जिनके पास 550 परमाणु बम थे, है ना। अमेरिका और रूस के बाद तीसरी सर्वाधिक संख्या। तो इसका मतलब क्या था कि सैनिक मामले में भी यूरोपीय यूनियन किसी से कम नहीं है। तो यूरोपियन यूनियन हथियारों के मामले में भी आगे आया, और हमें भी न्यूक्लियर मामले में, न्यूक्लियर एनर्जी के मामले में काफी सपोर्ट मिला, ठीक है। यहां से मदद मिलती है, तकनीक के मामले में भी मदद मिलती है। अब किसी देश को अगर परमाणु मामले में मदद चाहिए, तकनीक चाहिए, तो अमेरिका ही या रसिया ही विकल्प नहीं है, यूरोपियन यूनियन भी विकल्प है। तो आर्थिक मामले में भी अमेरिका को टक्कर दी, अमेरिका का एक विकल्प बनकर के दिखाया। सैनिक मामलों में भी अमेरिका को टक्कर दी, उसका विकल्प बनकर के दिखाया। हथियारों के मामले में भी अमेरिका के टक्कर बनकर के यूरोपीय यूनियन ने दिखाया, विकल्प प्रदान किया। हम बात करें वैकल्पिक व्यवस्था की, तो एक विकल्प, एक
इन्होंने आपके लिए ऑप्शन इन्होंने प्रोवाइड किया। अब दूसरा मामला, नए मामले पर आते हैं, जिसको हम अंतरिक्ष का क्षेत्र ले लेते हैं, जिसकी आज के समय में सबसे ज्यादा तूती बोलती है। किसकी? टेक्नोलॉजी, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष विज्ञान और संचार। ठीक है, अंतरिक्ष विज्ञान और संचार प्रौद्योगिकी के मामले में यूरोपीय संघ दुनिया में दूसरा स्थान रखता है। ठीक है, सोचिए, तो यहां पर भी विकल्प दे रहा है ये पूरे विश्व को, और ये बोलते हैं कि पूरे विश्व को अंतरराष्ट्रीय एकदम संगठन के तौर पर किसी भी मामले में, है ना, आर्थिक हो चाहे राजनीतिक हो चाहे सामाजिक मामले हो, वहां पर वो दखल देने में सक्षम है। जैसे अमेरिका दखल देता है, हर दूसरे राष्ट्रों के बीच में घुस जाता है उनके मामले में, और उनको जाकर के कहता है कि नहीं ऐसा करो, तुम्हारे यहां पर परमाणु हथियार हैं उनको कम करो, है ना, निगरानी में रखो, तुम्हारे देश में मानवाधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, हम हमला करने वाले हैं, तुम पर कब्जा करेंगे, आएंगे, है ना, तुम्हारी सत्ता को पलट देंगे। हालांकि वो इस तरीके की आक्रामक कार्यवाहियां करता है अमेरिका, और वो कार्यवाही उसके स्वार्थ से प्रेरित होती है, उसको जहां पर भी फायदा मिलता है वो उस तरफ जाता है। लेकिन ये सारी की सारी चीजें करने में यूरोपियन यूनियन भी सक्षम है। लेकिन यूरोपियन यूनियन का बेनिफिट ये है कि वो अमेरिका की तरह क्रूरता के साथ या एकदम जिसको बोलते हैं ना स्वार्थ के लिए उस तरीके के व्यवहार नहीं करता देशों के साथ। ये बातचीत में विश्वास करता है, निवेश में विश्वास करता है ना, प्रतिबंध लगा करके फिर सबक सिखाने में विश्वास रखता है। अमेरिका कैसे करता है? हमला कर देगा, इराक पर हमला कर दिया, क्या बोल करके कि तुम्हारे पास विश्वास परमाणु हथियार हैं, परमाणु नहीं, वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है, यानी कि जनमानस को तबाह कर देने वाले हथियार हैं। क्या मिला? कुछ नहीं मिला, बदले में 50,000 नागरिक मारे गए इराक के। ठीक है, बाद में निकला क्या कि अमेरिका को चाहिए थे तेल के कुएं। तो वैसी ही महाशक्ति, वैसी सुपर पावर यूरोपियन यूनियन भी है, लेकिन यूरोपियन यूनियन अमेरिका की तरह ऐसे कदम नहीं उठाती। तो विश्व के दूसरे देश है ना, उनका विश्वास जो है, उनका भरोसा जो है वो यूरोपियन यूनियन पर ज्यादा है। तो कभी अगर मान लेते हैं विवाद होता है, कोई समस्या होती है, तो ऐसे में उन विवादों में अमेरिका आता है। दो देशों के बीच में कोई विवाद हुए तो अमेरिका सबसे पहले आएगा या चाइना निकल करके आएगा, दोनों भाग करके आएंगे, बोलेंगे कि हम मध्यस्थता कराएंगे, हम मीडिएटर बनेंगे, हम ये काम करेंगे। लोग उनके ऊपर बिलीव नहीं करते। लेकिन अगर किसी मामले में यूरोपियन यूनियन आकर के यूं कह देता है कि कह दे कि हम मीडिएशन करने के लिए तैयार हैं, हम मध्यस्थता कराएंगे, तो बाकी के सारे देश यूरोपियन यूनियन पर विश्वास करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये एक सामाजिक, आप देखोगे अंतरराष्ट्रीय समुदाय में ठीक ठाक बढ़िया तरीके से काम करते हैं, चीन और अमेरिका की तरह नहीं है। हालांकि उनका टक्कर का संगठन है, अकेले अकेले अलग अलग होकर के ये कुछ भी नहीं है, लेकिन एकजुट होकर के संगठन में शक्ति है, इसलिए कहा जाता है संगठन में शक्ति है। ठीक है, अंतरिक्ष विज्ञान के मामले में आप देखोगे सैटेलाइट लॉन्च करनी हो, किसी भी तरीके के सूचना संचार के उपग्रह लॉन्च करने हो, और भी कोई भी काम करना हो, उन सभी मामलों में पूरे विश्व के जो बड़े बड़े महाशक्तियां हैं उन सबको कड़ी टक्कर देता है यूरोपीय यूनियन। काफी सारे रॉकेट, उनके रॉकेट के थ्रू ही कई सारे उपग्रह लॉन्च किए जाते हैं। जैसे भारत का इसरो एक नई बुलंदी पर बढ़ता जा रहा है ना, वैसी बुलंदियों पर यूरोपियन यूनियन ऑलरेडी है। ठीक है, अब मामले में क्या है, ये तो हो गए इनके आपस की पावर की बात कि विकल्प इन्होंने प्रदान कर दिया। लेकिन मुद्दा ये आता है कि जब इतना वो है, उसके बावजूद भी पूरे विश्व में ऐसा क्यों कहा जाता है कि अभी भी एक ध्रुवीय विश्व भी है, दूसरा ध्रुवीय विश्व नहीं है? तो इसके दो कारण है। पहला कारण तो समझिए कि यूरोपियन यूनियन वो खुद अपने आप को अमेरिका का दुश्मन या उसका विकल्प नहीं बनाता है, बताता है। वो अपना काम करता चला जाता है, वो उसके साथ उस तरीके की दुश्मनी कट्टरता नहीं रखना चाहता। उसका एक रीजन ये भी है कि यूरोपीय यूनियन के अधिकतर देश जो हैं वो अमेरिका का संगठन जिसको बोलते हैं नाटो, उस नाटो के सदस्य हैं। ठीक है, अमेरिका के ही पिछलग्गू से राष्ट्र हैं, तो वो उसके साथ उस तरीके की दुश्मनी करते हुए नहीं रखना चाहते जैसे चाइना रख रहा है ना। अमेरिका और चीन के बीच में जिस तरीके का ट्रेड वार की सिचुएशन आई, वैसी वाली सिचुएशन में यूरोपीय यूनियन नहीं जाना चाहता। यूरोपियन यूनियन का सीधा सा मामला है कि भाई हमें अपनी डेवलपमेंट करनी है, अपनी विकास करना है, अपने क्षेत्र के लोगों को गुणवत्तापूर्ण सुविधाएं देनी है ताकि हमारे नागरिक वो सुविधा संपन्न रहे। इसका सबसे अच्छा उदाहरण, इसका एग्जांपल देखिए, आपको मैं बताता हूं। आप मैप पर आता हूं, देखो आपको नहीं समझ, देखो इसका एक बहुत अच्छा सा वो है, मैं मैप देखिएगा और फिर देख करके समझिएगा।
ये देखिए, ये मैप देख पा रहे हैं आप यहां पर? इस मैप में एक बार जरा देश है उनका नाम, उन पर गौर कीजिए आप। क्या नाम है? फिनलैंड। नाम सुनकर के कुछ याद आया? स्वीडन, डेनमार्क, जर्मनी, ठीक है, फ्रांस, स्पेन, और भी बहुत सारे यूरोप के अंदर और भी कई सारे देश है, जैसे स्विट्जरलैंड। इनका नाम सुनकर के कुछ समझ में आया, कुछ दिमाग में आया, याद आया? कुछ नहीं आया तो मैं समझा देता हूं कि क्या जितने भी सूचकांक हैं, हम सूचकांक बोलते हैं, सूचकांक, सूचकांक जो इंडेक्स आप पढ़ते हैं विश्व, जैसे कि मानव विकास सूचकांक, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, HDI इंडेक्स, प्रसन्नता का सूचकांक, खुशी का सूचकांक, महिला सशक्तिकरण का सूचकांक, और भी 50 प्रकार के जितने भी सूचकांक आते हैं, उन सारे सूचकांकों में, सारे इंडेक्सेस में यही तो देश टॉप 5 में, टॉप 10 में है। क्या इनके अलावा कोई और आता है? मैक्सिमम यही तो आएंगे। आपको इन 3-4 देशों का नाम तो हमेशा सुनने को मिलेगा, फिनलैंड, स्वीडन, नॉर्वे, डेनमार्क, स्विट्जरलैंड, सब यूरोप के अंदर है, और इनमें भी कई सारे मैक्सिमम जो है यूरोपियन यूनियन के सदस्य हैं। ठीक है, तो ऐसे में अगर हम बात करते हैं तो वो क्यों आ पाते हैं इतना, वो हर सूचकांक में टॉप पर क्यों है? टॉप 10 में इन्हीं के ही 7-8 देश क्यों रहते हैं? भारत क्यों नहीं रहता? पाकिस्तान क्यों नहीं रहता? इवन अमेरिका भी नहीं रहता है, अमेरिका का नंबर भी पीछे रहता है, चीन भी नहीं रहता है, वो भी पीछे रहता है, जबकि वो तो सुपर पावर से महाशक्तियां हैं। उसका रीजन क्या है समझिए। उसका रीजन यह है कि यूरोपियन यूनियन चाहता है कि हम अपने नागरिकों को दुनिया की सर्वोत्तम सुविधाएं प्रदान करें, जीने लायक सर्वोत्तम सुविधाएं, गुणवत्तापूर्ण सुविधाएं प्रदान करें, अपना विकास करें। हमें अमेरिका और चीन की तरह किसी के विश्व के ऊपर दबदबा जमाने के लिए काम नहीं करना। उनका कॉन्सेप्ट ये है। यूरोपियन यूनियन उस कॉन्सेप्ट पर नहीं जाता, जैसे अमेरिका और चाइना चलता है ना, कि उनको पूरे विश्व पर राज करना है, एक छत्र राज करना है, बाहुबली बनना चाहते हैं, थानोस बनना चाहते हैं, कि भाई जो हम कहें वही हो। यूरोपियन यूनियन अपने डेवलपमेंट को ये कहता है, हम सबसे ज्यादा विकसित बनना चाहते हैं, हम सबसे बेस्ट सुविधाएं देना चाहते हैं, और मैच्योरिटी भी है, फायदा भी है, इसीलिए यहां के लोग भी मैच्योर हैं। आप देखोगे यहां के नागरिक भी, उनकी सोचने समझने का लेवल बहुत अच्छा है। आप पूरे विश्व में चले जाओ कहीं पर भी, जैसे भारत जैसे देश में या और भी कई सारे देशों में, वहां पर इलेक्शन होता है ना, चुनाव जब होता है, तो चुनाव के टाइम मुद्दे क्या बनते हैं? फ्री में शिक्षा, फ्री में स्वास्थ्य, फ्री में गाड़ी, फ्री में साड़ी, फ्री में बंगला, फ्री में टीवी, मोटरसाइकिल, साइकिल, लाख रुपए, 10 लाख रुपए, बिजली फ्री, 15 लाख फ्री, पानी फ्री। इन मुद्दों पर इलेक्शन लड़ा जाता है। ठीक है, हम लोग समझ नहीं पाते कि भाई फ्री फ्री कर रहे हैं, फ्री आएगा कहां से? हमें तो जो ज्यादा फ्री दे रहे हैं हम उसके पीछे हो लेते हैं, बाद में वो फ्री वाला ही लूटता है। इन देशों में नागरिक भी इतने परिपक्व हो गए, नेता भी इतने परिपक्व हो गए कि फ्री का नाम ही नहीं लेते। ठीक है, अगर कोई नेता अगर यहां पर बोल दे कि मैं इलेक्शन जीतने के बाद फ्री में टमाटर दूंगा सबको, इतना भी बोल दे कि मैं टमाटर दूंगा फ्री में, तो लोग जूते उठा करके वही टमाटर उठा करके मारते हैं ऐसे लोगों को। बोलते कि तुम बेवकूफ समझे हो क्या हम लोगों को? फ्री में टमाटर कहां से दोगे भाई? या तो कर्जा लेकर के टमाटर लोगे, तो कर्जा चुकाने के लिए टैक्स हमसे वसूलोगे, हमारा टैक्स बढ़ाओगे, ठीक है, या भ्रष्टाचार करोगे, गबन करोगे, कहां से करोगे? है ना? तो इस तरीके के मुद्दे नहीं, यहां पर मुद्दे क्या बनते हैं? क्वालिटी एजुकेशन, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, क्वालिटी हेल्थ, गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधाएं, शुद्ध प्राकृतिक पर्यावरण, क्लीन एयर, क्लीन वाटर, वो मुद्दे बनते हैं यहां पर। तो इन सभी चीजों में यूरोपियन यूनियन जो एक संघ के रूप में, एक संगठन के रूप में काम कर रहा था, तो उस संगठन की जो सामूहिक समझ थी, उस समझ ने भी इनके विकास में भूमिका निभाई। ठीक है, ये चीज थी। तो ये समझाने के लिए मैं आपको बता रहा था कि यूरोपियन यूनियन विकल्प क्यों नहीं बना अमेरिका का। ठीक है, तो पहला कारण तो ये था कि यूरोपियन यूनियन चाहता ही नहीं अमेरिका की तरह कि पूरे विश्व पर दबदबा करे। वो स्पष्ट है कि भाई हम अभी अपने देश का विकास करना है, मामला खत्म, बात खत्म, बाकी जाए कुछ भी करे, कोई फर्क नहीं पड़ता। लाइक शेयर करते हुए आ जाओ यार, लाइक शेयर करा करो क्लास को खूब धड़ाके से, धमाके से, और ये रेफरल कोड यूज करते चले जाओ, LYLIVE, इसको भी आपका प्यार चाहिए। अनअकैडमी का कोर्स लें तो इसको भी थोड़ा सा प्यार दिखाए। जब भी कोर्स ज्वाइन करें तो ये कोड जरूर लगाएं। मैं आपको पर्सनली गाइड करूंगा, पूरे विश्वास के साथ, श्योरिटी के साथ आपको बता रहा हूं मैं।
और मैं अपने सारे स्टूडेंट्स को 1-on-1 बात करता हूं, डायरेक्ट सीधा संपर्क रहेगा फोन पर। ट्राई कर लेना अगर आपको नहीं मिलता तो। टेलीग्राम चैनल पे मेरे पर्सनल डिटेल्स मिल जाएंगी। टेलीग्राम चैनल का नाम है अनअकैडमी ललित यादव की पाठशाला। फिर से बता देता हूं, अनअकैडमी ललित यादव की पाठशाला, उसको ज्वाइन कर लीजिए सब के सब। मेरी पर्सनल डिटेल्स मिल जाएंगी, डायरेक्ट कॉन्टेक्ट कॉल कर पाओगे आप मेरे से, सीधा कॉल पर मैं ही संपर्क करता हूं, मेरे से बात होती है। पीडीएफ मिल जाएगी, क्लास के नोटिफिकेशन मिल जाएंगे, जो फ्री क्लासेस होती है उनके नोटिफिकेशन मिल जाएंगे, सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। और ये कोड याद रखना है बस, कभी भी अनअकैडमी का कोर्स ज्वाइन करें तो ये कोड हमेशा याद रखना है, भूलना नहीं है, ठीक है। कभी भी याद रखना है, इसको नहीं भूलना है। आपकी सफलता का कोड LY लाइव कोड। अनअकैडमी का एडमिशन जब लेते हैं ना, तो एडमिशन सब्सक्रिप्शन लेते टाइम वहां पर एक कोड डालना पड़ता है, जिससे फीस में डिस्काउंट हो जाता है। तो वो ये कोड है डिस्काउंट के लिए, 10% डिस्काउंट होगा, ठीक है। और पर्सनल गाइडेंस भी मिलेगी, दोनों चीजें। चलिए अब ये आगे बढ़ते हैं। तो एक मामला तो आपने ये देख लिया कि यूरोपियन यूनियन विकल्प बनकर के क्यों नहीं हुआ, अमेरिका की टक्कर का वैसा विकल्प या दादा बनकर के क्यों नहीं आया, पहला कारण। दूसरा कारण क्या था वो भी समझिए, जो किताबों में नहीं दे रखे। ये दोनों कारण किताबों में नहीं है, एनसीईआरटी बहुत बेसिक है तो बेसिक सी चीजें बता रखी है। तो पहला कारण तो आपने देख ही लिया, ठीक है, कि जैसे हम अगर इसको कारणों में बांटें तो पहला कारण तो इसके स्वयं की विकास की इच्छा है, विकास की नीति ये है, बस साम दाम दंड भेद पर यकीन नहीं करता। दूसरा, यूरोपियन यूनियन का क्या था कि अधिकतर जो देश हैं वो क्या है, अधिकतर देश नाटो के सदस्य हैं, नाटो के सदस्य हैं। तो जब अमेरिका के गुट के सदस्य हैं तो वो अमेरिका के विरोध में क्यों जाएंगे, नहीं जाएंगे। तो इसलिए भी इन दोनों के बीच में तकरार नहीं है। तीसरा एक और कारण है, एक और कारण क्या है कि यूरोपियन संघ ने यह देखा कि शीत युद्ध में क्या हुआ, दो महाशक्तियां, जब दो बड़ी महाशक्तियां एक दूसरे के साथ टकराती हैं, तनाव होता है, तो उसका नुकसान कितना बड़ा होता है। सोवियत संघ जैसी महाशक्ति बिखर गई, पूरे विश्व में युद्ध का खतरा हो गया था, और उसका सबसे बड़ा इंपैक्ट यूरोप पर ही पड़ा था, प्रभाव। तो यूरोप ने शीत युद्ध से सबक लिया, ठीक है। इन्होंने क्या लिया, शीत युद्ध से सबक लिया। शीत युद्ध से इसको हम बोल सकते हैं सबक। शीत युद्ध से सीखा कि भाई ऐसा विश्व में विकल्प जरूर प्रदान करो, लेकिन टक्कर वाला मामला मत करो, इस तरीके का मामला मत करो कि तुम्हारा कि या तो अमेरिका ही हो या सोवियत संघ ही हो, इस तरीके का विकल्प मत पैदा करो। अपना काम करते रहो, लोग आते चले जाएंगे, लेकिन ऐसा करोगे कि या तो अमेरिका या सोवियत संघ, तो दोनों दुश्मन हो जाएंगे, और फिर से वही तनातनी, वही समस्या, विकास भी नहीं होगा, पूरे विश्व में फिर से तनाव, टेंशन होगा, और उसका प्रभाव फिर से यूरोपीय संघ, इसी के देशों पर ज्यादा पड़ेगा। तो इसलिए भी यूरोपीय संघ उस तरीके से सक्रिय राजनीति में नहीं आया जैसे अमेरिका और चीन घुसे रहते हैं विश्व के अंदर। इसीलिए आज भी एक पूरे विश्व को एक ध्रुवीय या दो ध्रुवीय विश्व, अब क्योंकि अभी तक तो एक ध्रुवीय विश्व ही चला है, लेकिन जिस तरीके से चाइना अमेरिका को टक्कर दे रहे हैं, तो अब दो ध्रुवीय विश्व बनने में समय है नहीं। ऑलमोस्ट कुछ समय के बाद अमेरिका के बिल्कुल बराबर टक्कर की शक्ति चाइना बन जाएगा, तो फिर से पूरा विश्व दो ध्रुवीय विश्व हो जाएगा, बन जाएगा, या उसको अभी वर्तमान समय में भी कह सकते हैं कि है। लेकिन ऐसे में इस संगठन की और ज्यादा महत्ता बढ़ जाती है जब चीन और उभर करके आ रहा है, अमेरिका के साथ टक्कर ले रहा है, तो पूरा विश्व एक बार फिर से उस व्यवस्था में ना चला जाए जो शीत युद्ध के दौर में व्यवस्था थी। चीन, सोवियत संघ और अमेरिका के बीच में जो तनाव था, उसके कारण जो सारे देश एक दूसरे के साथ बट गए थे, दुविधा में थे कि इधर जाएं कि इधर जाएं, क्या करें। ऐसे में भी ये संगठन कारगर है, ये तीसरा विकल्प दे रहा है कि भाई अमेरिका के साथ भी मत जाओ, चीन के साथ भी मत जाओ, यूरोपीय संघ है, व्यापार करो, तुम्हें व्यापार में मदद करेंगे, तकनीक में मदद करेंगे, अंतरिक्ष के क्षेत्र में मदद करेंगे। तो यूरोपियन संघ की मौजूदगी जो है वो भविष्य में होने वाले शीत युद्ध टाइप की घटनाओं से बचाएगी। इसका एक रिलेवेंस ये है, यूरोपीय संघ होने के कारण चीन और अमेरिका की जो आपसी तनातनी है उसमें इतनी गर्माहट नहीं आ पाएगी।
पूरा विश्व केवल दो धड़ों में बंटने की जो सिचुएशन, जो समस्या पैदा हो गई थी 1945 से 1990 तक, वैसी समस्या नहीं आएगी। ये तीसरा एक विकल्प हमेशा रहेगा। इस तरीके की चीज है, ठीक है। ये मामला थोड़ी गहरी समझ बनानी है, इसी तरीके से समझ बनानी है, डेवलप करनी है, अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है। किताबों को देखोगे तो उसमें बेसिक चीजें हैं, कोई भी किताब उठा लोगे बहुत, उससे नहीं, क्लास का एनालिसिस देखना जरूरी है। तो क्लासेस जरूर देखिए, इससे पहले की जो 4 चैप्टर 3 चैप्टर करा चुका हूं वो प्लेलिस्ट में है, उसको भी देख लेना, ठीक है। सारे चैप्टर्स मिल जाएंगे, मेगा मैराथन क्लासेस रहेंगी, उनको देखना है। क्लास का एनालिसिस देखोगे तब वास्तविकता में समझ में आएगा। अब यहां से सवाल बनेगा मेंस का। चौथे पॉइंट पर जाने से पहले एक सवाल आएगा। सवाल यह आएगा कि चीन अमेरिका के बढ़ते व्यापार युद्ध के कारण एक बार फिर से शीत युद्ध के दौर की संभावना बनी है। ऐसे में क्या विश्व एक बार फिर से दो खेमों में विभाजित होने की कगार पर है? तर्क वितर्क करें। डायरेक्ट ऐसे पूछेगा, यूरोपीय संघ का नाम ही नहीं देगा, आसियान का नाम ही नहीं देगा एग्जामिनर। वो चेक करेगा कि देखो बच्चे में कितना दिमाग है, स्टूडेंट में एनालिसिस करने की क्षमता है कि नहीं। अब अधिकतर जो केवल नॉर्मल किताब पढ़ करके जाएंगे वो कूद जाएंगे कि हाँ 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 हाँ, चाइना अमेरिका के ट्रेड वार है, फिर से दो गुटों में बट जाएंगे, दो टुकड़ों में हो जाएंगे। भारत तो ऑलरेडी अमेरिका के साथ है, चीन रूस एक साथ है, पाकिस्तान एक साथ है ना, अरब के देश भी अब चीन के साथ आ गए हैं, ईरान उसके साथ चला गया है, बाकी देश अमेरिका के साथ चले गए हैं, अब इनके बीच में फिर से दो गुट बन जाएंगे, ऐसे ऐसे करके लिखने लगेंगे। मैक्सिमम यूं ही लिखते हैं। ऑफलाइन की क्लासेस जब हम लेते थे तो मैं आंसर चेक करता था, तो मेरे बच्चे जो मेरे को टेस्ट लिख करके देते थे तो देखता था मैं, तो ऐसे ही लिखते थे। उसके बाद फिर मैं उनको क्लास में समझाता, क्लास लेते आईआर की, तब उनकी समझ विकसित होती। तो उसमें आपको लिखना है कि वैसा खतरा होने की संभावना नहीं है, क्योंकि देश में, विश्व में और भी विकल्प, और भी दमदार संगठन मौजूद हैं जो एक राष्ट्र के रूप में काम करते हैं। जैसे सोवियत संघ जो था ना, उसके विघटन के बाद से जब चीन उभरा, अमेरिका और चीन के बीच में तकरार बढ़ी, तो ऐसे में विश्व युद्ध के खतरे से बचाने के लिए, आपसी तनाव को कम करने के लिए यूरोपीय संघ जैसे संगठन मौजूद हैं, आसियान जैसे संगठन मौजूद हैं जो विश्व को विकल्प देते हैं, इन दोनों महाशक्तियों की तकरार को कम करने में भूमिका निभाते हैं। तो आप क्लास में अगर जीवित थे, जिंदा थे, तो आप बेहतर तरीके से आंसर दे पाएंगे। ऑप्शनल में जरूर आएगा, पीएसआईआर ऑप्शनल जिसका है, सवाल आना ही आना है। और जीएस का पेपर 2, वहां पर भी सवाल आएगा ही आएगा। एक और सवाल आ सकता है कि यूरोपीय संघ, सीधा भी पूछ सकते हैं कि यूरोपीय संघ बहुध्रुवीयता के तरफ एक सकारात्मक कदम है, समसामयिक घटनाओं को ध्यान में रखते हुए कथन की पुष्टि करें। यह सवाल दे दिया जाएगा। तो उसमें हाल फिलहाल में जो यूरोपीय संघ ने जो काम किया और किस तरीके से वर्क किया, उसको लेकर के लिखना, वो सब पर हम डिस्कस करने वाले। ये भी सीधा दे सकता है, ठीक है। एक और सवाल आएगा कि तृतीय विश्व युद्ध की संभावना को क्षीण करने में क्षेत्रीय संगठन एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कुछ क्षेत्रीय संगठनों को इसका विशेष संदर्भ प्रस्तुत करते हुए यह बताइए कि क्या भविष्य में दो ध्रुवीयता या एक ध्रुवीयता का खतरा, संकट, वो और अधिक उग्र होगा या उसको समाप्त किया जा सकता है। ऐसे कोई लंबा सा सवाल बना दिया जाएगा। तो बेसिकली आपको क्षेत्रीय संगठन, रीजनल ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो इसमें यूरोपीय संघ आ गया, आसियान आ गया, इन दोनों के बारे में आपको लिखना है, बताना है, समझाना है। तो इनकी कार्यप्रणाली, पद्धति बनानी है। तो आपके सवाल आएंगे, क्वेश्चन हमेशा आएंगे, उसके आंसर आप दे सकेंगे। तो ये तो 3 वो मामले थे जो यूरोपीय संघ अमेरिका के साथ उन्होंने विकल्प तो प्रदान किया, लेकिन उसका टक्कर नहीं देने की कोशिश नहीं सोची, उसके साथ चीन के जैसे संबंध बनाने की प्रयास नहीं किए, है ना। अपने आप को संबंध संयम रूप से चला। एक और कारण था, इनके जो आपसी देश है ना, यूरोपीय संघ के देश है, इनके बीच में भी आपस में कुछ मामलों को लेकर के थोड़ा मोड़ा अगर हम बात करते हैं तो विचार अलग है। अब जब इतने सारे देश होंगे तो जरूरी नहीं है कि हर मामले पर सभी देशों का एक ही राय बने। यूरोपीय संघ के अंदर भी तो देश कई सारे हैं ना, तो हो सकता है एक ही मुद्दे पर कुछ देशों का विचार अलग हो, कुछ देशों का विचार अलग हो, तो उनको उसमें भी स्वतंत्रता है कि एज ए इंडिपेंडेंट कंट्री तुम अपने व्यूज रख सकते हो, अपने
कार्यप्रणाली अपना सकते हो, लेकिन एक यूरोपीय संघ के रूप में जब आप काम करोगे तब सभी लोग मिलकर के एक ही चीज पर, एक ही नीति को फॉलो करोगे। तो कई सारे मामले ऐसे आए हैं जिसमें यूरोपीय संघ के देश जो हैं वो अलग अलग विचार प्रकट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर बात करें कि अगर हम बात करते हैं कि जैसे इराक पर अमेरिकी हमला 2002 की बात करते हैं, इराक पर अमेरिका ने हमला किया। अमेरिका का काम है हमला करना ना, वो मेरे को लगता है वो हमला करने के लिए ही वो अपनी पूरी दादागिरी दिखाता है। इराक के ऊपर उसने हमला किया किस बिहाफ पर कि सद्दाम हुसैन के पास वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है, सामूहिक जनसंहार के हथियार हैं, उसका प्रयोग करके वो अपने ही नागरिकों को मार देगा, ये पूरे विश्व में मानवाधिकारों को उल्लंघन कर रहा है, तो जा करके उसको हम सबक सिखाते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ इस मामले के पक्ष में नहीं था, संयुक्त राष्ट्र संघ ने अनुमति भी नहीं दी थी, संयुक्त राष्ट्र संघ से अनुमति ली भी नहीं अमेरिका ने, डायरेक्ट गया और हमला कर दिया, ठीक है। और ऐसे में इसके साथ कौन था? वही जो इसके सबसे प्रमुख पिछलग्गू राष्ट्र है आपका ब्रिटेन, ठीक है। ब्रिटेन हमेशा साथ रहता है, अमेरिका जहां पर भी जाएगा वैसे चोली दामन का साथ है अमेरिका और ब्रिटेन का, ठीक है। परछाई वाला इतना गहरा प्यार तो प्रेमी प्रेमी का जो खतरनाक वाला लैला मजनू में भी नहीं होता, उतना गहरा प्यार अमेरिका और ब्रिटेन में है। ब्रिटेन समय समय पर अमेरिका को भड़काता भी आया है। याद करो फुलटन भाषण शीत युद्ध के दौरान 1945 से 1950 के दौर की घटनाएं, तो अमेरिका के लोगों को भड़का दिया था यहां के एक प्रधानमंत्री ने ब्रिटेन के कि सोवियत संघ को से बदला लेना है, ईसाइयत के खिलाफ काम कर रहा है। लोग विद्रोह कर गए थे सोवियत संघ के साथ। तो चालाकी फूट डालो राज करो करने में और इसमें महाशक्ति के साथ चिपकने में ब्रिटेन का कोई भी तोड़ नहीं है। तो अमेरिका यूरोपियन संघ का हिस्सा था, ब्रिटेन अभी नहीं है, लेकिन जब इराक का युद्ध हुआ था ना, तो उस इराक के युद्ध के दौरान ब्रिटेन बिल्कुल साथ में था अमेरिका के। जॉर्ज डब्ल्यू बुश अमेरिका के राष्ट्रपति थे, टोनी ब्लेयर जो है वो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे, ये दोनों साथ थे, हमला करना चाह रहे थे, दोनों को फायदा हो रहा था। लेकिन उसी यूरोपियन संघ के और जो बाकी के देश थे जैसे जर्मनी, फ्रांस, ये दोनों इनके साथ नहीं थे, ये मना कर रहे थे, बोलो कि नहीं हमला मत करो, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि हर मामले में यूरोपीय संघ के सारे देशों की राय एक जैसी होती है। कुछ अंतरराष्ट्रीय समस्याओं को यूरोपीय संघ के सारे देश अपने अनुसार गुण दोष के आधार पर भी उसका निर्णय लेते हैं, उस आधार पर भी वो उसको देखते हैं, है ना, पॉजिटिव नेगेटिव देखते हुए फिर चलते हैं। तो ऐसे में हर मामले में इनकी यूनैनिमिटी नहीं है। विदेशी मामलों को लेकर के खास करके आंतरिक मामलों में, आपसी संबंधों में ये दोनों सारे देश बहुत घनिष्ठ है, बहुत अच्छे हैं, उसमें कोई समस्या नहीं है। कुछ छोटी मोटी समस्याएं हैं जो नेग्लेक्ट की जा सकती हैं, जैसे पति पत्नी में छोटी मोटी खटपट होती है ना, फिर प्यार मोहब्बत हो जाता है, एक दिन खटपट हुई फिर प्यार मोहब्बत, ऐसा वाला है। लेकिन विदेश मामले में, दूसरे अंतरराष्ट्रीय संबंधों के मामले में इसके बहुत सारे देश जो है आपस में वो अपनी स्वतंत्र विदेश नीति को भी रखते हैं, बताते हैं, ठीक है। कई सारे सदस्य देश जो हैं अब देखोगे तो यहां पर रहे हैं। अब एक और मामला था ब्रिटेन में, जैसे कि पूरे यूरोपीय संघ में यूरो की मुद्रा को लागू करने की बात चली, तो ब्रिटेन की जो पूर्व प्रधानमंत्री थी मार्गरेट थैचर, वो यूरोपियन यूनियन से अपने आप को, यूरोपीय बाजार से अपने आप को अलग रखना चाहती थी। और उसी के बाद से ही चीजें चलती आई 2016 के अंदर आप देखोगे 2016 में ब्रिटेन अलग हो गया है, ठीक है। ब्रिटेन जो है यूरोपीय संघ से अलग हो गया है, और ब्रिटेन एक बहुत बड़ी शक्ति है, एक सुपर पावर है भाई। तो एक जब सुपर पावर किसी संगठन से अलग होता है तो संगठन की छवि, उसकी शक्ति में भी कमी आती है। तो यूरोपीय संघ ब्रिटेन के अलग होने से थोड़ा सा छवि को नुकसान तो हुआ है ना, थोड़ा सा सुपर पावर के रूप में जो था वो उसको नुकसान तो हुआ है ब्रिटेन, क्योंकि उससे अलग हो गया। एक तो एक ये मामला रहा, ठीक है। अब एक और, जैसे कई सारे और भी देश थे जो साझी यूरो मुद्रा को नहीं मानना चाहते थे, ठीक है। तो किसी विदेशी मामले में मेन चीज है विदेशी और रक्षा मामलों में, ऐसे मामलों में यूरोपीय संघ अगर कोई मिलकर के एकजुट होकर के काम करना चाहता है तो वो नहीं कर पाता है, ये एक रीजन है ना। आंतरिक मामले में बड़ा इनमें सहमति है, दोस्ती है, बहुत अच्छा याराना है,
लेकिन विदेशी मामलों में ये वैसे कदम नहीं उठा सकता है जैसा अमेरिका उठा लेता है, चीन उठा लेता है। ठीक है, तो इसीलिए अंतरराष्ट्रीय मामलों में आप देखोगे इनकी दखलंदाजी बहुत कम देखने को मिलती है यूरोपीय संघ के रूप में, क्योंकि सारे इसके यूरोपीय संघ के जो देश हैं वो अलग अलग पक्ष में बटे रहते हैं विदेशी मामलों में। इसीलिए भी एक ये कारण भी रहा, ये चौथा कारण है जिस कारण से यूरोपीय संघ एक वैसा विकल्प बन करके नहीं आया कि अमेरिका को टक्कर रखे, हर चीज में टक्कर दे, है ना, कि या तो अमेरिका या यूरोपीय संघ, क्योंकि इनको पता है कि हमारे खुद के देश अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मामलों में बटे हुए, तो ऐसे में हमारी एक नीति रहेगी नहीं। ठीक है, तो यह भी एक कारण रहा। ठीक, अब अगले पर चलते हैं जी, आसियान के ऊपर। यूरोपीय संघ हो गया। उम्मीद करता हूं मेरे सारे प्यारे दोस्तों को यह चीज समझ में आई होगी, अच्छे से आई कि नहीं, आई कि नहीं मेरे दोस्त? जरा आई तो हाउस द जोश दिखा दो, कैसा है जोश? आई है कि नहीं है? हाउस द जोश, क्या बात है, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन। तो यूरोपीय यूनियन का मामला खत्म हो जाता है इसी के साथ। ठीक है, अब एक दूसरे विकल्प पर आते हैं, जो एक विकल्प के तौर पर उभरा, शक्ति संघर्षों को कम करने में भूमिका निभाई, व्यापार के मामले में, आर्थिक मामले में दूसरे देशों को एक और विकल्प दिया कि हमसे भी व्यापार कर सकते हो, हमारे साथ व्यापार करके भी फायदा उठा सकते हो, और वो आया आसियान। आसियान देखो, एक आसियान भी यूरोपीय यूनियन की तर्ज पर चलने वाला ही देश है। हालांकि यूरोपियन यूनियन जैसी उतनी बड़ी महाशक्ति नहीं है, ये उतना बड़ा बहुत ज्यादा इसका रुतबा नहीं है। रीजन ये कि छोटे छोटे देश हैं। आप देखो, भारत के बिल्कुल पड़ोस में यहां पर भारत है, यहां पर देखोगे ना मेरे दोस्त, तो यहां पर अंडमान निकोबार मिल जाएगा आपको, इधर इस तरफ अंडमान निकोबार द्वीप मिल जाएंगे आपको, और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बिल्कुल पास में ये छोटे छोटे देश है। वो टुकड़े टुकड़ों में आपको ऐसा लग रहा होगा कि कोई केकड़ा वेकड़ा चल रहा है, कोई बिच्छू जैसा चल रहा है ना, कोई पहाड़ी जैसा सा कुछ लिख रहा है। ये द्वीप है, बेसिकली आइलैंड है, द्वीपीय देश है, समुद्र के बीचों बीच स्थित है। ठीक है, यहां पर आप मिलेंगे। तो इन छोटे छोटे देशों का संगठन, जिसमें एक की हमारे साथ सीमा, सड़क सीमा भी लगती है, म्यांमार, बर्मा। ठीक है, तो ये सारे के सारे जो देश हैं, इनका संगठन ने भी पूरे विश्व के सामने साबित किया, विकल्प बना। और ये एक बहुत आश्चर्यजनक घटना है, अभूतपूर्व घटना है कि इत्तू इत्तू से छोटे छोटे देश एक संगठन के रूप में बहुत बड़ी आर्थिक शक्ति बनकर के उभरे, और पूरे विश्व के देश इनके साथ व्यापार करना चाहते हैं। इवन भारत भी, उसने तो बाकायदा इन देशों के साथ संबंध बनाने के लिए नीति भी बनाई। 1990 के दशक में लुक ईस्ट पॉलिसी, पूर्व की ओर देखो नीति, और वर्तमान में जो हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री हैं 2014 में बनने के बाद इन्होंने एक्ट ईस्ट पॉलिसी बना दी, है ना। पहले पूर्व की ओर देखो नीति थी, अब पूर्व के साथ कार्य करो, उसकी नीति अपनाई। तो वो ये दिखाता है कि बहुत महत्वपूर्ण है इनका रोल। जबकि यूरोपीय संघ के साथ इस तरीके के संबंध नहीं है हमारे कि एक्ट या लुक यूरोपियन संघ पॉलिसी है या एक्ट यूरोपीय संघ पॉलिसी, ऐसा नहीं है, लेकिन इसके साथ है। तो इसका मतलब है हमारे साथ संबंध बहुत अच्छे हैं। इन संबंधों पर जाने से पहले मैं एक चीज भूल गया, गलती से मेरे से निकल गया, मैं आपको एक बार बताना चाहूंगा। वो क्या कि यूरोपीय संघ की जब बात करते तो इंडिया यूरोपीय संघ संबंधों के ऊपर चर्चा कर लेते हैं एक बार। इंडिया यूरोपियन संघ जो है ना, उन संबंधों के ऊपर चर्चा नहीं कर पाए, वो मैं कर लेता हूं, भारत और ठीक है, एक थोड़ी सी देर में समझ जाओगे। भारत एवं यूरोपीय संघ, यूरोपीय संघ। अब भारत और यूरोपीय संघ के जो संबंध रहे हैं, जो यूरोपीय संघ था, जो पहले यूरोपीय समुदाय कह सकते हैं, तो दो मुद्दों पर बांटते हैं। एक पहला हम बांटेंगे जिसमें हम बात करेंगे सबसे पहले कश्मीर का मुद्दा, कश्मीर का मामला। कश्मीर के मामले में क्या हुआ समझिए बड़े ध्यान से। कश्मीर मामले की बात कर लेते हैं। अब यूरोपीय संघ के जो यूरोपीय समुदाय था 1992 से पहले, तो आपको पता है कि अधिकतर देश तो अमेरिका के नाटो के सदस्य थे, पिछलग्गू थे।
तो जैसे अमेरिका करता वैसे वो भी करते थे। तो आजादी के बाद से 1999 तक हमारे संबंध अमेरिका के साथ बड़े खराब रहे, बहुत खराब रहे। तो ऐसे में 1999 तक जो है ये भारत के विपक्ष में रहा, भारत का विपक्ष करता था। कश्मीर के मामले में थोड़ा सा झुका हुआ था पाकिस्तान की तरफ। लेकिन हुआ क्या उसके बाद कि वर्ष 2000 के बाद से अमेरिका और भारत के संबंध अच्छे बनने लगे, दोस्ती होने लगी। ठीक है, दोस्ती होने लगेगी तो पाकिस्तान का तरफ से उसका झुकाव जो था वो हट गया। तो जब उसका झुकाव हट गया तो वर्ष 2000 से वर्तमान, अगर वर्तमान तक की बात करें तो संबंध जो है मधुर हैं, मधुर संबंध है, अच्छे संबंध बन गए। पलटी खा गया, जैसे अमेरिका पलटी खाया ऐसे ही इसने भी पलटी खाया। ठीक है, एक अच्छे संबंध हमारे बने। अब वो कश्मीर के मामले में भारत का सपोर्ट भी करता है। पहले सपोर्ट में नहीं था, फिर तटस्थ हुआ कि भाई भारत और पाकिस्तान का मामला है। अब कई बार कई मामलों में वो भारत की सपोर्ट भी बोल देता है कि हाँ भाई, डॉक्यूमेंट्स तो बोलते हैं कि भारत के साथ ही थे, विलय हुआ था, है ना। तो उसका संबंध अब भारत की तरफ झुका, तो भारत के साथ थोड़े से मधुर संबंध कश्मीर के मामले में भी हुए, पहले नहीं था। दूसरा अगर हम मामला बात करते हैं तो परमाणु, या हम परमाणु बम की बात करें, परमाणु शक्ति की अगर हम बात करें तो इसको समझिए। भारत ने 1998 में पोखरण परमाणु परीक्षण कराया था। तब तक यूरोपीय संघ भारत के बिल्कुल विपक्ष में था, भारत के पक्ष में नहीं था। अमेरिका भी भारत के विपक्ष में था। जब भारत ने परमाणु परीक्षण किया तो उस परमाणु परीक्षण के बाद यूरोपीय संघ ने भारत के ऊपर खूब सारे प्रतिबंध लगाए, कई सारे प्रतिबंध लगाए, आर्थिक प्रतिबंध लगाए। लेकिन उसके बाद वर्ष 2000 के आसपास, 1999-2000 के आसपास अमेरिका ने अपने प्रतिबंध भारत से हटा लिए, क्योंकि अमेरिका को समझ में आ गया कि भारत पर प्रतिबंध लगाने का मतलब अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारना है। पाकिस्तान पर प्रतिबंध लगा दो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि उसके साथ बिजनेस नहीं, उससे कोई फायदा नहीं उठाना। लेकिन भारत से तो बहुत ज्यादा फायदा है, बाजार है, मार्केट है, और अमेरिकी की कंपनियों का निवेश है, पैसा लगा हुआ है। प्रतिबंध लगा दोगे तो सबसे बड़ा नुकसान तो अमेरिका को ही है। उन्होंने प्रतिबंध हटाए, समझ में आ गया। तो यूरोपीय यूनियन ने भी अपने प्रतिबंध हटा लिए। ठीक, उसके बाद से परमाणु शक्ति का जब भी मामला आता है, जब भी भारत को एनएसजी की सदस्यता की बात आती है, तो एनएसजी की सदस्यता का धुर विरोधी था पहले। ठीक है, कि भारत को नहीं मिलनी चाहिए, ठीक, परमाणु सहायता नहीं मिलनी चाहिए। 1990 से पहले की बात कर रहा हूं, जब सोवियत संघ का विघटन नहीं हुआ था, उससे पहले की। उसके बाद कुछ देश समर्थन में आए, और वर्तमान में यूरोपीय संघ के अधिकतर देश जो हैं, इक्का दुक्का को छोड़ दें, जैसे कि अगर हम स्विट्जरलैंड, क्या नाम है, यूरोप के कुछ देशों को, जैसे स्विट्जरलैंड है, नीदरलैंड है ना, और एक और है, एक दो देश और हैं, उनको अगर छोड़ दें तो बाकी सब भारत का सपोर्ट करते हैं एनएसजी के मामले में भी, कि ठीक है भाई, भारत को एनएसजी का सदस्य बनाना चाहिए, परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह का सदस्य बनाना चाहिए, उसकी मदद करनी चाहिए। ठीक है, परमाणु कार्यक्रमों में भारत की मदद करनी चाहिए। ठीक, ये कहा। और भारत जो सीटीबीटी जिसके ऊपर भारत ने साइन नहीं किया, उसको साइन करने के लिए पहले बहुत दबाव बनाता था। 1998-99 के बाद से वो दबाव बनाना भी छोड़ दिया। वो भारत के पक्ष से अब सहमत है कि हाँ, कि वो बोलता है, कई बार बोला है कि हाँ भाई, भारत ठीक बोलता है, भारत ने सही कहता है कि सारे विश्व के हथियारों को समाप्त करूं। ठीक है, खतरा सबसे है, बराबरी का दर्जा सबको दिया जाए। ठीक, तो उस मामले में इसके बाद से अब ये भारत के पक्ष में आ गया है। परमाणु शक्ति का मामला हो गया ये। अब तीसरा मामला है जिसमें ये यूनैनिमसली भारत के साथ है। ठीक है, आतंकवाद, ये इसमें पूर्ण रूप से भारत के साथ है, पूर्ण रूप से साथ है भारत के। आतंकवाद एक ऐसा मसला है जिसको लेकर के पूरे विश्व में अगर कोई लीडर बनकर के उभरा, जिसने सब समस्या को पूरे विश्व के सामने उजागर किया, तो वो भारत था। क्योंकि भारत में 1980 के दशक में आतंकवाद प्रारंभ हुआ था ना। पंजाब में, उड़ता पंजाब आपने सुना होगा, वो उड़ते पंजाब में जो ड्रग्स तस्करी वगैरह वगैरह देखी फिल्म में, जो शाहिद कपूर और आलिया भट्ट की फिल्म थी, वो वास्तविकता थी, सच्चाई थी उस समय की।
आतंकवाद बढ़ा 1990 के दशक में, जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद आया, नॉर्थ ईस्ट में टेररिज्म आया, वो पहले से ही था, विद्रोह था। तो भारत पूरे विश्व के सामने ये बात करता था कि टेररिज्म जो है वो ग्लोबल प्रॉब्लम है, सबको मिलकर के निपटना पड़ेगा। इस मामले में यूरोपीय संघ भारत के विपक्ष में नहीं था कभी भी, लेकिन इतना ज्यादा पक्ष में भी नहीं था। लेकिन 1990 का दशक आने के बाद जब भारत और यूरोपीय संघ के संबंध सुधरे तो यूरोपीय संघ पूर्ण रूप से भारत के साथ है इस मामले में। यूरोपीय संघ भारत की एक एक बात से सहमत है कि भारत बिल्कुल ठीक बोलता है कि ये करना चाहिए, ठीक है, कि आतंकवाद के खिलाफ सबको मिलकर के कार्यवाही करनी चाहिए। आतंकवाद का कोई भी स्वरूप हो, उस स्वरूप को बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। कोई भी देश, किसी भी देश के अंदर आतंकवादियों को समर्थन ना दे अपने फायदे के लिए। इससे यूरोप सहमत है, यूरोपीय संघ। बहुत बड़ी बात है, क्योंकि यूरोपीय संघ के बहुत सारे देश अमेरिका के सदस्य दोस्त हैं, और अमेरिका इसी तरीके से काम करता है अपने फायदे के लिए। पहले अफगानिस्तान में आतंकवादियों को बढ़ावा दिया, पाकिस्तान में आतंकवादियों को बढ़ावा दिया। ये जो तालिबान और अलकायदा जो देखते हो, ये कहां से आए? अमेरिका ने ही फंडिंग करी थी इनको। जो अमेरिका उनका दुश्मन बना हुआ, उसी ने फंडिंग करी थी। किस लिए? ताकि सोवियत संघ के प्रभाव को रोका जा सके। अपने फायदे के लिए वहां पर आतंकवाद पैदा कर दिया। अब उस समस्या से वो घिर रहे हैं। अफगानिस्तान अब तालिबान हो गया पूरा का पूरा, ठीक है। पाकिस्तान आतंकवाद से जूझ रहा है, भारत, उन दोनों के कारण भारत आतंकवाद से जूझता है, और बहुत सारी समस्याएं। तो इस भारत का जो ये दृष्टिकोण है कि कोई भी देश दूसरे देश में भी आतंकवाद को समर्थन ना दे, किसी भी प्रकार की हिंसा को समर्थन ना दे, उस मामले में यूरोपीय संघ भारत के साथ है। एक और मामला है जिसको हम बोलते हैं ऊर्जा, ठीक है, ऊर्जा। और ऊर्जा में भी कौन सी? नवीकरणीय ऊर्जा। नवीकरणीय, नवीकरणीय ऊर्जा मतलब जिसको कारण पर्यावरण प्रदूषण ना हो, बार बार उसको हम बना सकें, जैसे सौर ऊर्जा, सूरज से बनाई जाने वाली ऊर्जा, पवन ऊर्जा। तो इस मामले में भी यूरोपीय संघ भारत के साथ कदम से कदम मिलाकर के चलता है। भारत भी विश्व में यही कह रहा है कि कार्बन कटौती करो, कार्बन उत्सर्जन कम करो, पर्यावरण का संरक्षण करो। यूरोपियन यूनियन भारत के साथ रहता है इस मामले में। बोला कि हाँ बिल्कुल ठीक बोलता है भारत, ठीक। ऊर्जा के मामले में सहयोग करते हैं एक दूसरे के साथ, ठीक। यूरोप के एक देश था, उस देश का नाम मेरे को ध्यान में नहीं आ रहा, शायद नहीं आ रहा। वहां का एक अवार्ड है, पर्यावरण के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा अवार्ड है, उसको बोलते हैं चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड। और वो उसको दिया जाता है जिसने एनवायरमेंट के क्षेत्र में अच्छा काम किया। वो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया था। यूरोप का ही कोई एक देश था, शायद याद नहीं आ रहा मेरे को, शायद फ्रांस था या कौन था, वहां से ये अवार्ड उनको दिया गया। तो इस मामले में भी अगर हम बात करते हैं तो ये दोनों एक दूसरे के साथ है, कदम से कदम मिलाते हुए चलते हैं। तो वर्तमान समय में यूरोपियन यूनियन और भारत के संबंध मधुर हैं। बहुत सारे मामलों में दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, बने हुए हैं, ठीक है। एक दूसरे के साथ चीजें चलती रहती हैं, ये बात है। तो होपफुली आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर करना, कमेंट करके बताना कि कैसी लगी क्लास। साथ ही आपको एक और इंपॉर्टेंट चीज मैं बता देता हूं, और भी इसके आगे नए पार्ट आते रहेंगे रेगुलर, टाइम टू टाइम जो है। इसके जो बाकी के पेंडिंग एरियाज हैं, बाकी के पेंडिंग क्लासेस हैं, वो ऐसे ही मेगा मैराथन सेशन में आते रहेंगे। उनके लिंक अगर चाहिए, उनकी इंफॉर्मेशन चाहिए या फ्री पीडीएफ चाहिए, तो ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। इस टेलीग्राम चैनल का नाम है अनअकैडमी ललित यादव की पाठशाला ऑफिशियल। फिर से बोलता हूं, अनअकैडमी ललित यादव की पाठशाला ऑफिशियल, अनअकैडमी ललित यादव की पाठशाला ऑफिशियल, अनअकैडमी ललित यादव की पाठशाला ऑफिशियल। इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। यहां पर आपको सारी चीजें अवेलेबल है। आप मेरे से कांटेक्ट भी कर पाएंगे, डायरेक्ट मेरे कांटेक्ट के सब चीजें यहां पर हैं, ठीक है। जब भी कांटेक्ट करें करना। और अनअकैडमी का कोर्स अगर आप लेने का प्लान कर रहे हैं तो ये रेफरल कोड याद रखिएगा, LYLIVE। इस कोड को अप्लाई करके लेना। आपको मैं 1-on-1 गाइड करूंगा एग्जाम पास होने तक, कोई प्रॉब्लम नहीं आने देंगे, ये चीज ध्यान रखिएगा। बिना मैनेजर असिस्टेंट के डायरेक्ट बात आपकी मेरे से होगी जब भी कॉल करेंगे। कॉल बैक आपको मैं ही करूंगा, अगर मैं रिसीव नहीं कर पाया तो विदिन 36 आवर्स आपके पास मैं कॉन्टेक्ट कर लूंगा, ठीक है। क्योंकि एक टीचर ही आपको सही गाइड कर सकता है, मैनेजर असिस्टेंट से गाइडेंस नहीं मिल सकती है। तो ये चीज ध्यान रखना है, क्योंकि बाद में आप कोर्स लेने के बाद फिर परेशान होते हैं कि सर हमने तो फलाना फलाना कोर्स से ले लिया लेकिन अब गाइडेंस नहीं मिल रही, क्या करें। तो उसमें हम भी कोई हेल्प नहीं कर पाएंगे, ये चीज ध्यान रखिएगा।
तो आपको पहले से ही सतर्क रहना है। जब भी सब्सक्रिप्शन लें एक बार मेरे से कॉन्टेक्ट जरूर कर लेना है, बात जरूर कर लेना है, डायरेक्ट बात होने पर ही लेना। बाकी जितनी भी हेल्प हो पाएगी वो हेल्प भी हम कर देंगे। आप फाइनेंशियली वीक हैं, अकाउंट में कोई पैसा नहीं है, तो भी मैं अपनी गारंटी पर आपका एजुकेशन लोन से सब्सक्रिप्शन करा दूंगा, ईएमआई पर, बड़ी ही कम ईएमआई पर। जो भी हेल्प, जो भी सपोर्ट मेरे से हो पाएगी वो सपोर्ट, वो हेल्प मैं आपके लिए एग्जाम पास होने तक करूंगा। कभी भी कोई प्रॉब्लम आपके लिए नहीं आने देंगे। कोड लेकिन याद रखना है LY लाइव। जब भी कोर्स ज्वाइन करें कोड यही लगाना है, LY लाइव। ठीक है, हर हफ्ते नए बैच आते हैं। ये मेरे कुछ कोर्सेज है जो मैं पढ़ाता हूं, ये आप देख लीजिए। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। और ये मेरा कोड है, रेफरल कोड याद रखना है आपको, इसका नाम है LYLIVE। रेफरल कोड याद कर लीजिए बस, आपकी सारी समस्याओं का समाधान इस रेफरल कोड में है। बाकी मेरे से कांटेक्ट कर लीजिए, आपको कोई भी जानकारी चाहिए, कोई भी हेल्प चाहिए, डायरेक्ट टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिएगा। टेलीग्राम चैनल पर सब कुछ है, वहां से आप डायरेक्ट मेरे से कांटेक्ट कर पाएंगे, यहाँ पर सारी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। चलिए, तो आप सबको मेरी तरफ से बेस्ट विशेष शुभकामनाएं। एक हाई जोश बनाए रखना है, लाइक शेयर करते जाना है यार, लाइक शेयर नहीं रुकना चाहिए। आप लाइक शेयर नहीं करते, और कमेंट करके बताओ क्लास कैसी लगी। इतनी डिटेल में क्लास कहीं से नहीं मिलेगी आपको। और हाउस द जोश का आंसर देंगे सभी लोग, हाउस द जोश आंसर आना चाहिए, हाई सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यही हाई जोश आपको बनाए रखना है, इसी हाई जोश के साथ रहना है। ठीक है, चलिए, तो इसी हाई जोश के साथ क्लास को एंड करते हैं। आपसे मिलते हैं जल्दी ही नए नए सेशंस, नए नए टॉपिक्स के साथ, नई नई वीडियोस आपके लिए रेगुलर। इस तरीके की मेगा मैराथन सेशन क्लासेस मैं लाता रहूंगा। चलिए, आप सबको मेरी तरफ से बेस्ट विशेष शुभकामनाएं। आप सबको जय हिंद, जय भारत, लेट्स क्रैक इट।